एक छिपे हुए गुफा में तुम रहते थे। युन, एक नौजवान लड़का, काले बाल और चमकदार सुनहरी आंखों के साथ जमीन पर चोट के मारे लेटा हुआ था। उसका चेहरा चोटों से भरा था और उसकी जिंदगी एक धागे की बात थी। बहुत समय पहले नहीं, उन्होंने अपने कॉलेज के क्षणों का आनंद लिया था, खुशी और उत्साह से भरपूर। जैसे ही स्नातकोत्तर नजदीक आ रहा था और सभी ने खेल और अध्ययन के मिश्रण में खुद को मग्न किया, पहले ही उसके छात्रावास में उसके साथियों ने उसे एक चढ़ाई की साहसिक यात्रा पर आमंत्रित किया था। उसे उस समूह में कुछ लड़कियों की उपस्थिति के बारे में छेड़ते हुए फिर भी उसने अपना ध्यान एक एक लड़की की ओर खींचा, जो उस लड़की से जुड़ने के लिए उत्साहित थी, जिसने उसकी स्नेह धारण किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चढ़ाई की यात्रा पर जाने का फैसला किया। सवारी करते समय उसने खुशी खुशी पाया कि वह यात्रियों में से एक थी, जिसने उसे उससे बातचीत करने का सुनहरा अवसर दिया। जैसे चढ़ाई खुलती गई, वे जीवंत चर्चाओं में सक्रिय थे और एक दूसरे की संगति में खुश थे। उन्होंने उसे अपनी तस्वीरों को कैप्चर करने का काम सौंपा, एक कार्य जिसने उन्हें उम्मीद दी कि उसकी रुचि उसकी अपनी जैसी हो सकती है। हालांकि अब गुफा में कैद और चोट के साथ जूझते हुए ये युन ने पाया कि वह चढ़ाई की साहसिक यात्रा पर निर्णय लेने के पीछे के कारणों पर विचार कर रहा है। दर्द के बीच उसने यह समझा कि उसकी प्राथमिक प्रेरणा अपनी महत्वाकांक्षा साबित करने की थी, बजाय गुफाओं का अन्वेषण करने की ईमानदार इच्छा की। एक अनपेक्षित मोड़ लेते हुए उसका ध्यान एक चमकदार एमेथिस्ट पर जो पास में था चला गया। उसके आश्चर्य के साथ जिस क्षण उसने एमेथिस्ट को पकड़ा, उसकी धड़कन बढ़ गई और दर्द की भावना पूरी तरह खत्म हो गई, मानो क्रिस्टल उसकी अस्तित्व को अपना रहा था। और एक पल में वह गुफा के भीतर से गायब हो गया, सिर्फ पहाड़ों और नदियों से युक्त एक विशिष्ट धारा में अपनी उपस्थिति की हल्की गूंज छोड़ते हुए। एक नौजवान लड़की जिसका नाम जियांग जियारू था, अपने भाई की कब्र के पास खड़ी थी, फटे हुए कपड़े पहने। उसके भाई ये उनकी दुखद हानि के कारण वह असंतोषणीय रोने में डूबी हुई थी। इस बीच समाधि की सीमाओं के भीतर यंग का शरीर मिला। जल्द ही एक लड़के ने, जिनके बाल चांदी और आंखें गहरे पीले रंग की थीं, धीरे धीरे होश में आना शुरू किया। केवल सांस लेने की बेचैनी और सांस लेने के लिए उत्कंठित संघर्ष का सामना करने के लिए उसे समझ में आ गया कि वह सीमित है, जिसने उसे पिंजरे पर जबरदस्ती मारने पर मजबूर किया। उनकी मदद की पुकार वायु में गूंज रही थी, जिसने उसके भाई की आवाज को कैद किया। वह क्रिया में लग गई, हर उसकी शक्ति की एक औंस का उपयोग करके और उसके पास मौजूद किसी भी साधन का उपयोग करके कब्र को खोदने का निर्णय करके उसने अपने प्यारे भाई को बचाने की कोशिश की। जैसे ही कब्र की सीमाएं तोड़ी गईं, ये युन ने गहरी सांस ली, अपने कम ऑक्सीजन वाले प्रणाली को पुनः भरने। उसकी जीवित उपस्थिति पर राहत की एक चित्र के साथ उसकी बहन ने उसे गले लगाने की जल्दी की। उसका कसा हुआ गले लगाना उसकी भावनाओं का प्रमाण था, जिसमें उसने विश्वास किया कि वह हमेशा के लिए उससे अलग हो चुकी थी। आकस्मिक आलिंगन से चौंक कर उसने लड़की की पहचान और उसके असंकोच वाले स्नेह प्रदर्शन के कारण को समेटने की कोशिश की। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। जब उसके शब्द पिछली आवाज से अलग थे, उसकी हैरानी बढ़ी और उसने अपने हाथ देखे, जो उसे याद रहने से कहीं छोटे थे, रस से भरे हुए। आनंद। उसने उसे घर ले जाने का संकल्प किया, लेकिन उनकी योजनाओं को जंगल की गहराई से निकलने वाली सरसराहट की आवाजों ने त्वरित रूप से बाधित कर दिया। वह त्वरित रूप से प्रतिक्रिया करके उसे और वे दौड़े और एक मजबूत पेड़ के पीछे छिप गए। उनके छिपे हुए नजरिए से झांकते हुए उन्होंने एक विशाल पशु को देखा, जो एक तेंदुए की याद दिलाता था। उसके चेहरे पर हड्डी की मुखौटे के साथ सज्जित और उसकी पीठ पर एक मानव सवार था। जबकि वह उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, ये युन का मन समझने की कोशिश में उलझन में था। धीरे धीरे उस संभावना का मनोरंजन करना कि शायद उसने पूरी तरह से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर दिया हो, जैसा कि उन्होंने अपने आवास में भोजन का आनंद लिया। उसने उस दिल दहलाने वाली कहानी साझा की कि कैसे मान्यता थी कि वह अपने जड़ी बूटी संग्रह की यात्रा के दौरान एक चट्टान से गिरने के बाद मर गया था। उसने उसे दफनाने के लिए जल्दी की थी। टूक से भरी हुई उनके भाग्य का पता लगाए बिना दैवीय रूप से कब्र की खालीपन ने उनकी आवाज को उस तक पहुंचने में सहयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके अंतिम बचाव हुआ। अपनी बहन के आंसू देखकर युन ने सांत्वना देने का प्रयास किया और उसे खुद को पोषित करने की सलाह दी। फिर भी उसने इनकार कर दिया, जोर देकर कहते हुए कि उसने पहले ही उचित मात्रा में खाना खा लिया था। उसने खाली खाने के कंटेनरों को देखते हुए उसमें आभार और पछतावा उमड़ पड़ा, समझते हुए कि उसकी बहन ने उसके लिए कुछ पोषण स्थापित करने के लिए अपना पोषण त्याग दिया था। उसने उसकी उदारता की प्रतिक्रिया करने के लिए सीमित भूख का ढोंग किया। उसने सुझाव दिया कि वह उसके भोजन का एक हिस्सा ले ले। फिर भी उसके आश्चर्य में वृद्धि हुई जब उसने दावा किया कि उसे भूख नहीं है। उसने स्पष्ट किया कि अगले दिन भोजन वितरण अंतराल था, जिसमें वह मांस का एक हिस्सा सुरक्षित कर सकती थी, ताकि वह उसकी स्वास्थ्य लाभ के लिए एक ताजगी भरा स्टू तैयार कर सके। रात के आसमान के नीचे ये उनका विचार उसकी बहन की दशक लंबी संघर्षों की ओर मुड़ गया, जो उसकी देखभाल कर रही थी। विशेषकर खाद्य संकट के दौरान उनके अदम्य संबंधों ने एक दृढ़ संकल्प जगाया कि उसे इस अपरिचित अस्तित्व में दूर नहीं जाने देंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए भविष्य उसे एक प्रभावशाली आकृति बनने की आवश्यकता को समझ में आया। फिर भी इसे प्राप्त करने का पथ अस्पष्ट रहा। इन विचारों के बीच उनकी जागरूकता उस एमेथिस्ट की ओर बदल गई, जो उनके हृदय के साथ मिल गया था, स्टारलाइट को सोखकर अपनी ऊर्जा को पुनः स्थापित करता। फिर भी एक खिंचाव वाली अंतर्दृष्टि ने इसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जटिलता की ओर इशारा किया। इसके बाहर उनके आवाज में शियारू आग के पास खड़ी थी, उनके जीवन के लिए योगदान करने वाले तीरों को सूझबूझ से तैयार करती हुई, अपने कार्य में मग्न। जब उसने देखा कि वह अनजाने में एक तीर पर कदम रखता है, तो उसका ध्यान टल गया, जिससे यह टूट गई। उसकी कल्याण के लिए चिंतित उसने सुझाव दिया कि वह विश्राम के लिए वापस जाए। रात की ओस के कारण नमी ला सकती है, इस बारे में उन्हें सतर्क कर रहा हूं। हालांकि उसके विचार उसकी रात की मेहनत से भरे हुए थे। इससे उसे यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि उसने इन घंटों में इतनी मेहनत क्यों की।
उसकी समझ में न आने पर उसने स्पष्ट किया कि यह एक प्रथा थी जिसे उन्होंने कई वर्षों तक अपनाया था। उसने जो तीर कठिनाई से बनाए थे वे अगले दिन खाने के लिए व्यापार के रूप में काम करते थे, उनके पोषण और जीवन की सुरक्षा करते हुए। जबकि वह हल्के से उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार के किसी भी संकेत की जांच करती थी, उसमें हल्की सी शर्म की भावना उमड़ी। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह अच्छे स्वास्थ्य में है और साथ में मिलकर उन्होंने अपनी तीर निर्माण प्रयास को जारी रखा। उनका काम उसने अपनी दुनिया के कुछ पहलुओं को याद करने में संघर्ष करने के बारे में उससे गुप्त रूप से बताया। उन्होंने उनके आसपास को समझने में उसकी सहायता की गंभीरता से अनुरोध किया, चीजें समझते हुए कि उनकी वास्तविकता की संपूर्णता को एक वार्तालाप में संक्षेपित करना एक विशाल कार्य था। वह चुनाव करती है कि वे जो तीर बना रहे थे उस विषय के साथ शुरुआत करें। उसने विस्तार से बताया कि उनका क्षेत्र विभिन्न संघ के मार्शल कला विद्यार्थियों द्वारा बसा हुआ था, जो सदाचारी और दुष्ट दोनों थे। मानव बस्तियां, शहर और छावनियां भूमि के अधिकांश भाग में बिखरी हुई थीं। कड़ी विपरीत, अनियंत्रित जंगल भयानक प्राणियों और अनियंत्रित जानवरों से भरे हुए थे। मानवता ने अपनी दुनिया में घूमने वाले जंगली प्राणियों से निरंतर खतरा सामना किया, चाहे वे कृषि या शिकार प्रयासों में सगे थे। जंगली जानवरों ने हमेशा मौजूद खतरे का निर्माण किया। मानव गतिविधियों को कम करना और उन्हें सीमित क्षेत्रों में सीमित करना। जो लोग शिविरों और शहरों के भीतर रहते थे वे विशेष रूप से संवेदनशील और संसाधनहीन पाए गए। शक्तिशाली सैन्य अध्यक्ष की सुरक्षा के बिना बस्तियां एक ही रात में लूटने वाले जानवरों के नाश से संवेदनशील थीं। शियारू की जनजाति, लियान जनजाति संयत साइज की थी और उच्च स्तर के योद्धाओं की कमी थी। नतीजतन वे विलुप्ति के कगार पर थे। उनका अस्तित्व सबसे अच्छा था। संसाधन और पोषण दुर्लभ बने रहे और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता गहरी रूप से सीमित थी। इस कठिन वास्तविकता को संभालने के लिए उन्होंने एक विशेषज्ञ कारीगरी का विकास किया। बड़े जनजातियों और शहरों के लिए हथियार तैयार करते थे, जो उन्हें उनकी दुनिया की चुनौतियों के बीच अपनी जगह भी सुरक्षित करती थी। अगले दिन हुयुन जनजाति के आगमन का दिन था, जिन्होंने उनके लोगों द्वारा तैयार किए गए तीर इकट्ठा करने के लिए। वह आशा करती थी कि उन एरो बंडलों को व्यापार करने से अतिरिक्त खाद्य प्राप्त हो सकता है, शायद वन्य खेल का एक हिस्सा भी, जो यीयुन की वसूली में बहुत मदद करेगा। हालांकि जब हुयुन जनजाति ने पहले से अधिक हथियारों के बदले में कम सामग्री के साथ पहुंची तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। लियान जनजाति को निराश और क्रोधित करके छोड़ने के बाद लियान जनजाति में संदेह उत्पन्न हुए। हुयुन जनजाति की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए और उन्हें ठगी के आरोप लगाते हैं। इन आरोपों के बावजूद हुयुन जनजाति के सदस्य चुपचाप रहे, कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हुए और दोनों जनजातियों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक बढ़ाते हुए। जबकि उसने सीमित खाद्य पर चिंता की। उनकी चिंता उसकी थकान के प्रति निर्देशित थी। उन्होंने सुझाव दिया कि वह आराम के लिए वापस हट जाएं, खुद सामग्री इकट्ठा करने का काम संभालने का प्रस्ताव देते हुए। उनकी बातचीत हालांकि एक तत्व की उपस्थिति से अचानक बाधा दाखिल हो गई। वरिष्ठ एक भयानक मुखौटे में लिपटे बुजुर्ग ने अपनी स्टाफ को जमीन के खिलाफ मारा, जिसने पूरे क्षेत्र में मौन आदेश देने वाला एक गूंजदार संकेत भेजा। सभी की ध्यानाकर्षण होने के साथ उन्होंने खाद्य प्लेट्स की व्यवस्था में बदलाव का आदेश दिया। खाद्य संग्रहण शुरू करने के लिए एक निर्देश द्वारा अनुसरण किया। उसने वादा किया कि बाद में समय देने का। दर्शकों में से एक था वांग चेंग, उनकी जनजाति का एक मजबूत और गंजा व्यक्ति जिसने आरक्षी शिविर में योद्धाओं का प्रबंधन संभाला। पुरुष परिवार के सदस्यों की स्थिति के आधार पर भोजन वितरण में उनकी प्राप्ति का संगठन करते हुए। जब से जियाओरू ने प्लेट अदला बदली की, भोजन वितरण पहले से शुरू हो चुका था। इस समय उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिलने की चिंता को प्रज्वलित करती। चल रहे खाद्य वितरण के बीच बोरियों का ढेर धीरे धीरे कम हुआ। उसकी चिंता और भी बढ़ा दी कि क्या वे उस समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कर पाएंगे। क्षण बुजुर्ग ने वांग छेंग को निर्देश दिया, उन्हें आग्रह करते हुए कि वे जनजाति के अनाज भंडार में बची हुई अनाज लाएं। अतः जनजाति के सभी सदस्यों को अनाज संग्रहण प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए एकत्रित किया गया। प्रस्तावित भोजन के लिए विरक्ति के बीच वितरण मंच की ओर एक उत्साही दौड़ शुरू हुई, जिसमें एक गड़बड़ी तांडव हुआ। हालांकि वांग चेंग की प्राधिकारिक आवाज गूंजी। उन्होंने आदेश दिया कि वे क्रमबद्ध रूप से क्रमशः करें और उन्होंने सतर्क किया कि इस क्रम का कोई उल्लंघन निषेधार्जित परिणाम साधारित करेगा। उनकी प्राधिकरण के भार से ओवरवेलम भीड़ आज्ञाकारी रूप से एक लाइन बना दी। जब उन्हें उनके लकड़ी के टोकन को प्रावधान के लिए बदलने की क्रम में जब अंत में कतार ने शियाओरू को अदला बदली बिंदु पर पहुंचा दिया, उसने अनाज के लिए 2 लकड़ी के टोकन समर्पित किए। हालांकि जब उसने प्राप्त बारीक अनाज की अल्प मात्रा को देखा, उसकी उम्मीदें गिर गईं। सामान्य आवंटन का एकमात्र भाग वांग छेंग ने उससे सामना किया। उसके परिवार में पुरुष सदस्यों की कमी का संकेत देते हुए भोजन की आवश्यकता कम होने का सुझाव दिया गया। इस संकेत से अचल रही उसने एक थाने हुए कदम बढ़ाया, यीयुन को सामने लाते हुए। स्थिर संकल्प के साथ उसने उन्हें अपने परिवार के वास्तविक पुरुष प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। एक बड़े भोजन के हिस्से की आवश्यकता के लिए एक संवेदनशील तर्क प्रस्तुत करते हुए यीयुन की अधिक सूक्ष्म और छोटी स्थिति को देखकर दर्शकों ने हंसी और उपहास में विस्फोट कर दिया, अपनी क्षमता को सच्चे आदमी के रूप में प्रदर्शित करते हुए। उनका उपहास क्रूर टिप्पणियों में बदल गया। उसकी हालिया मृत्यु ने उसे कमजोर और नाजुक बना दिया। अपने भाई पर निर्देशित तिरस्कार से क्रोधित जियारू ने सीधे वांग छेंग से सामना किया, जिनकी खींच उनके खिलाफ शारीरिक बल की धमकी में चरम पर पहुंच गई। हालांकि उसने अपने वेशभूषा में एक तीर छिपा रखा था, स्वयं को बचाने के लिए तत्पर।
फिर भी वह अपनी इरादाबंदी प्रतिक्रिया को अन्य करने से पहले यी युन ने हस्तक्षेप किया, वांग छेंग से संवाद करते हुए उसे संयम बरतने का आग्रह करते हुए। उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को मान्यता दी, जबकि एक युवा लड़की के साथ संघर्ष के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह दी। उनका अप्रत्याशित मध्यस्थता ने वांग छेंग के गुस्से को और प्रज्वलित कर दिया, उसे अपने भाई की सुरक्षा के प्रति चिंतित करके छोड़ दिया। हालांकि यी युन ने उसकी भय को दूर किया और फिर आश्चर्यजनक रूप से वह वांग छेंग के सामने संयमित स्थिति में खड़े हो गए और अपनी बहन की ओर से माफी मांगी। उसने वांग छेंग को याद दिलाया कि वह वास्तव में 2 गुच्छों के तीर प्रदान कर चुकी थी। जनजाति के नियमानुसार खाद्य का समानुपातिक हिस्सा देने की आवश्यकता हुई। वांग छेंग का उत्तर उनके फरमानों के नियम होने का गुस्से भरा दावा था। उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए अटल यी युन ने समानता के लिए दृढ़ता से बातचीत की। उन्होंने नियमों के एक समायोजन का प्रस्ताव किया जो न केवल उन्हें बल्कि अन्यों को भी लाभ पहुंचाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हीं की तरह समस्याओं का सामना करने वाले अन्य लोगों को भी। यह साहसिक प्रस्ताव ने अन्य जनजाति के सदस्यों में असंतोष की ज्वाला भड़का दी। इन्हें अपने योगदान के बदले में खाद्य के असमान वितरण के लिए एक स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, सभी एकत्रित भीड़ को शांत करने का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करके क्रम बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। बस जैसे ही स्थिति संवेदनशीलता की कगार पर थी, एक गुंजायमान आवाज उत्तेजना भरी हवा से बाहर निकली, सभी उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित करती। आवाज ने दावा किया कि इसके पास आवश्यक स्पष्टीकरण था। यह किसी और नहीं बल्कि लियान चेंग्यू, जनजाति के युवा मास्टर की थी, जिनके पास अपने विशिष्ट बैंगनी बाल और वह तलवार थी जिसे वे हथियार बनाते थे। वह सहने लगा। लियान जनजाति में लियान चेंग्यू एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में उभरे, जिन्हें एक बैंगनी रक्त योद्धा के पदों तक आरोहण की संभावना थी। उसकी क्षमता ने उसे जनजाति के सदस्यों के बीच उच्चाधिकार और प्रशंसा दिलाई। यी युन की ओर बढ़ते हुए उसने उसकी परिपक्वता की प्रशंसा की, यह मानते हुए कि बावजूद उनकी जवानी के उन्होंने एक उल्लेखनीय स्तर की परिपक्वता प्रदर्शित की और आने वाले दिनों में अद्भुत उपलब्धियों का वादा किया। लियान छेंग्यू की उपस्थिति ने सभी को उनके हस्तक्षेप के लिए आग्रह करने के लिए प्रेरित किया। खाद्य आदान प्रदान से उनके अल्प लाभ को देखते हुए बुजुर्ग की ओर दयालु झुकाव के साथ उन्होंने स्थिति का नियंत्रण संभाल लिया। स्थिरता के साथ अग्रिम में बढ़ते हुए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सभी चौंक गए। उसने गहरी झुककर माफी मांगी, जो कभी पिछले समय में कबीले का सामना करना पड़ा था। उसकी विनम्रता यहां तक कि निम्न श्रेणी के सदस्यों के प्रति भी उसने सम्मिलित भीड़ को आश्चर्य और प्रशंसा में छोड़ दिया। यह नम्रता का प्रदर्शन सभी द्वारा अनदेखा नहीं गया, जिसमें यी युन शामिल थे, जिन्होंने सोचा कि क्या यह लोगों से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए एक सोच समझी रणनीति थी। हालांकि लियोन चेंग्यू ने तत्परता से हुई आन जनजाति के साथ दबाव वाले मुद्दे को संबोधित करने में अपना ध्यान बदल दिया। उसने एक समूह का सम्मान किया जो एक धन की पेटी के समान दिखने वाले एक कंटेनर को धारण कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसकी सामग्री का अनावरण किया, एक मोहक क्रिस्टल ने सोने के चमक के साथ पूरे परिसर को अपने उज्ज्वल प्रकाश में नहाया। डिब्बे में एक हड्डी थी जिसे एक भयानक वायुमंडल निकल रहा था, जिसने आसपास के लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा की। लियान चेंग्यू ने स्पष्ट किया कि हड्डी एक उजाड़ हड्डी थी और मणि द्वारा निकलने वाली चमकदार सुनहरी रोशनी ने इसकी हड्डी गहरी ठंड को दबाने में मदद की। उन्होंने आगे उद्घाटन किया कि लियन जनजाति में भोजन की कमी उनके निर्णय से उत्पन्न हुई थी कि वे जितने भी हथियार उन्होंने बनाए थे उन्हें उजाड़ हड्डी प्राप्त करने के लिए अधिकांशतः आवंटित करते थे। भीड़ की मंत्रमुग्ध गुनगुनाहट के बीच वीरान हड्डी की ओजस्वी यी उनके साथ गूंज उठी, उसे अनपेक्षित फ्लैशबैक में ले जा रहा था। जब शियाओरू ने उनकी दुनिया की जटिलताओं का अनावरण किया तो उसने जंगली जानवरों की द्वैत प्रकृति पर जोर दिया, न केवल खतरनाक प्रतिद्वंद्वी लेकिन धन की भंडार भी। जबकि उनके मांस से भूख मिटा सकती है, उनकी खाल और दांत को ढाल और हथियारों में बदलकर उनकी सर्वोच्च कीमत उनकी हड्डियों में स्थित थी। एक विशेष तकनीक के माध्यम से हड्डियों को सोयाबीन से बड़ी नहीं होने वाली एक उजाड़ हड्डी सार में संकुचित किया जा सकता था। एक योद्धा की प्रगति में दरार उत्पन्न कर सकती थी, मेरिडियंस को अवरुद्ध करके और निष्क्रिय ब्लड लाइन क्षमताओं को जागृत कर सकती थी। ऐसा इनाम हर योद्धा के लिए सर्वोच्च आकांक्षा था, उनके जीवन काल भर की चाहत, एक खजाना। वर्तमान परिस्थितियों के बीच लियान चेंग्यू ने कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने सहजन कुल के साथियों से संवाद करके उन्हें अपने भविष्य पर चिंतन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने जनजाति और मरुस्थल की रेत के बीच समानता खींची, उनकी कमजोरी को बल देते हुए, आसन्न विनाश की पृष्ठभूमि में भावनाओं को उत्तेजित करते हुए। उन्होंने जिन परीक्षाओं का सामना किया था उसे जोर दिया। यह व्यापक डर कि उनका निद्रा भी जंगली जानवरों द्वारा विचलित किया जा सकता है। उनके भावपूर्ण शब्दों ने एक तार बजाई, दर्शकों को गहरी ध्यान में ले आया। फिर एक आशा की किरण उजागर, उन्होंने एक अद्भुत अवसर की घोषणा की। 3 महीने बाद थाई डिवाइन किंगडम युवा कल्टीवेटर्स की व्यापक भर्ती शुरू करेगा। इस चयन में सफलता उन्हें राज्य के योद्धाओं के रूप में आरोहण करने के लिए रास्ता बना सकती है। जबकि लियोन चेंग्यू की मनोहारिणी भाषण ने जमाई हुई जनजातियों के साथ गूंज पैदा की। यी युन उनके अधीनस्थ उद्देश्यों के प्रति सतर्क रहे। उन्होंने उनके शब्दों के पीछे महत्वाकांक्षा की प्रवर्तन शक्ति को तीक्ष्णता से समझा। यदि इसका मतलब उनके जनजाति की कल्याणकारी जोखिम उठाना होता तो यी युन को डर था कि उसकी व्यक्तिगत उत्कर्ष की निर्लज्ज पीछा घातक परिणाम हो सकती है। संभवतः अनेक जीवनों की लागत चुकाना पड़ सकता था। स्पष्ट था कि लियन चेंग्यू ने अपनी उन्नति के लिए उज्ज्वल हड्डी का उपयोग करने का इरादा किया था। अगले 3 महीनों में एक पर्पल ब्लड वॉरियर की पंक्तियों में चढ़ाई करने का लक्ष्य। इस नई प्राप्त शक्ति के साथ उसे विश्वास था कि वह चयन प्रक्रिया को सहजता से निभा सकता है।
मान्यता या दैवीय साम्राज्य के योद्धाओं के बीच एक लभ्य स्थान प्राप्त करके उन्होंने जनजाति को आश्वस्त किया कि वह उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें संग्रहित करने और नगर की सुरक्षा में उनका पुनर्स्थापन कराने के लिए। एक बार जब उसने यह छोटी प्राप्त की, उसकी जनजाति के प्रति अपील जबरदस्त और व्यावहारिक थी। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे 3 महीने की कठिनाई के लिए खुद को सजग रखें, कम कपड़े और भोजन की व्यवस्था को स्वीकार करें। उनके बलिदान के बदले एक अपरिमेय इनाम का वादा किया गया जब उनका उत्कर्ष साकार हुआ और वह एक शक्तिशाली योद्धा में बदल गए। युन ने ध्यान से देखा कि उन्होंने अपने विचारधारा में डर और तर्क के तत्वों को कैसे कुशलतापूर्वक मिलाया, भीड़ की भावनाओं को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित कर रहे थे। वह एक सितारा है। आश्चर्यचकित होकर पूरे जनजाति ने लियन चेंगयू का नाम समन्वय से जपना शुरू कर दिया। उसके सामर्थ्य में सम्मानजनक रूप से झुकने लगे। यह सामूहिक प्रतिक्रिया बुजुर्ग सदस्यों को भी शामिल करती थी। सभी बेहतर भविष्य की तमन्ना करते थे। इस दृश्य के बीच युन ने उजाड़ हड्डी को उज्ज्वल किरण उत्सर्जित करते हुए भी देखा, जो हृदय की ओर मिलने की प्रवृत्ति दिखा रहा था, जबकि उज्ज्वल किरणें उसमें समाहित हो रही थीं। युन में चिंता की एक अधोस्थितीय धारा दौड़ रही थी। एक, उसे इस रहस्यमयी घटना के बारे में सूचना रखने की आवश्यकता का उसे अच्छी तरह से पता था। उसने तर्क किया कि लियोन चंगयू की सहज जिज्ञासा शायद एक जांच को उत्तेजित करेगी, और यदि वह उसके चारों ओर होने वाली असामान्यता पर ठोकर लगाता तो यह संभवतः मुसीबत का कारण बन सकता था। हालांकि शियारू उसकी पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं था। उनके पसीने से भरे माथे और ठंडे हाथ को नोट कर उसने उनकी स्वास्थ्य के बारे में सच्ची चिंता से पूछा। एक आश्वस्त करने वाली प्रकटीकरण में युन ने जाना कि ठीक जैसे लियान चेंगयू वो सुजला पदार्थ नहीं समझ सकती थी। इमोट्स। इस खोज ने उन्हें यह निष्कर्ष करने में मदद की कि ये चमकते हुए घटनाएं भी हमसे छुपी हुई थीं। दूसरों, एमेथिस्ट के रहस्यमय प्रकृति का विचार करते हुए युन ने अनुमान लगाया कि क्या वह केवल विचित्र घटनाओं का साक्षी है जो इसने लाई। वैसे ही जैसे उन्होंने धारणा की, लियान चेंगयू उनके सामने प्रकट हुए, एक पशु को पोषण के रूप में प्रदान करते हुए। लियान चेंगयू के आश्वासन कि वे हमेशा उससे और अधिक प्रावधानों के लिए संपर्क कर सकते हैं एक शांतिपूर्ण वायु ले आए। ये युन की चिंता को महसूस करते हुए उसने सांत्वना दी और सलाह दी कि वह ज्यादा बोझ न डाले जिसका सामना वह कर रही थी उसे पालने में। ये युन ने बुद्धिमानी से लियान चेंगयू के व्यवहार में सच्ची गर्मजोशी का पता लगाया। उसके लिए संरक्षण भावना की पुष्टि करते हुए एमेथिस्ट और उजाड़ हड्डी के बीच का संबंध अचानक रुक गया जब खजाने का डिब्बा उनके निवास स्थान पर वापस मुहरबंद हो गया। ये युन खोया हुआ दिखाई दे रहा था और उन्होंने उनकी बहन से लियोन चुंगयू के बारे में पूछा। उसने एक छूने की चिंता दिखाई और उसे त्वरित चेतावनी दी कि लियन चेंगयू से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह सही मायने में सज्जन नहीं था। ये युन अपने चरित्र के संबंध में अपनी चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए तैयार था। फिर भी उसके सच्चे स्वभाव की पूर्व सूचना और उससे कुछ दूरी बनाए रखने की उसकी जानबूझकर कोशिश से उसे अचानक पकड़ा गया। हल्के दिल से ये युन खेलते हुए अपनी बहन की सलाह को गले लगा रहा था, सिर पर हल्का प्रहार प्राप्त करते हुए और झुकते हुए। हालांकि उनका हंसी मजाक का समय अचानक रुक गया जब वह चिंता से दब गए और बेहोश हो गए। वह आंसू बहाने लगी, डरती हुई कि उसे अपने भाई को दोबारा खोने की संभावना हो सकती है। एक ही समय में उसका शरीर स्थिर हो गया, उसकी गतिविधियां उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। एक संदेह उठा कि किसी ने इस स्थिति की व्यवस्था की थी और उसका मन लियान चेंगयू के कार्यों को पूर्ण स्मरण करता था। निष्कर्ष निकालता था कि वह शायद उसे निष्कासित करने का इरादा रखता था। हालांकि परिस्थितियां बहुत गंभीर थीं। उनकी बहन को लियान चेंगयू की इरादों के बारे में चेतावनी देने की ठान ली थी। फिर भी उसे महसूस हुआ कि वह मृत्यु की खाई की ओर खींचा जा रहा है। उसकी दृष्टि और ध्वनि की इंद्रियां उससे दूर हो गईं। फिर भी वह संघर्ष किया। अप्रत्याशित स्वाभाविक रूप से लालिमाई ऊर्जा की लताएं उसे जकड़ लेती हैं और उसने अपने मन की गहराइयों में लियान चेंगयू की ओर एक तीव्र श्राप भेजा। संकट के बीच ये युन ने यह समझा कि लाल ऊर्जा की चाबुक वास्तव में लियान चेंगयू की सच्चाई थी। हालांकि उनके आश्चर्य की बात है, नीलम ने ऊर्जा को अवशोषित किया और शुद्ध सार के रूप में परिवर्तित किया, जिसने उनकी दूसरी मेरिडियन और भौतिक शरीर को संयमित किया। शरीर ये प्रक्रिया ने उसे अशुद्धियां हटाने और अपनी नसों को साफ करने में मदद की। धन्यवाद 3 नसों साधारण ध्वनि तकनीक के। धीरे धीरे उन्होंने होश वापस पाया और अपनी जीवन खतरे वाली स्थिति से जागे। इस बीच वांगचेंग जनजाति के सदस्यों को उत्पीड़न कर रहा था, उन्हें मजबूर कर रहा था कि वे युवा लॉर्ड लियान चेंगयू की शरीर निर्माण प्रक्रिया के लिए दवाएं इकट्ठा करें। उसने यह उनके लिए आशीर्वाद के रूप में योग्यता प्रदान की, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ उन्हें नियंत्रित करने और शोषण करने का एक तरीका था। इसके अलावा उन्होंने धमकी दी कि अगर वे मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें कठोर दंड मिलेगा। जब ये युन और उनकी बहन एक जनजाति की घायल महिला की मदद कर रहे थे तो उसने उन्हें देखा और उनके दयालु कार्य में बाधा डाली। उन्होंने मांग की कि वे 4 और पूंछें दे दें, जो पहले से ही बोझिल 16 पूंछों के अलावा उन्हें देने की आवश्यकता थी। जैसे कि वे 8 तालों के जड़ी बूटियों का विकास करने का संघर्ष कर रहे थे, शियारू ने उसकी मांग का विरोध किया। पूछा कि क्या वह उनके जीवन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा था। वांगचेंग ने हालांकि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया और उन्हें दूसरों की तरह जारी रखने का इलाज किया। नीचे से उसने उसे सावधान किया कि वह अपनी हाल ही की बीमारी को देखते हुए अपने आप को अधिक प्रयास न करे, उसकी रिकवरी में आत्मविश्वास महसूस करते। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है और चट्टान से सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। 3 टेंडन धुलाई के बाद उनके शरीर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे चट्टान की चढ़ाई करना उत्तेजक खेल के समान लग रहा था। उन्होंने इस अद्भुत प्रगति को लियोन चंगयू की सच्ची तत्व के कारण बताया, जिसे एमेथिस्ट ने सोख लिया था। साथ ही स्टारलाइट और त्याग दी गई हड्डियां
विभिन्न ऊर्जाओं को शुद्ध ऊर्जा में बदलने और अपनी अविश्वसनीय क्षमता को समझते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई सामान्य खजाना नहीं था। उन्होंने इसे अपने वर्तमान दुनिया में ठहरने की कुंजी के रूप में देखा, या संभवतः पृथ्वी पर वापस जाने का एक माध्यम। आने वाले समय में रहस्यमय नीलम का संगठनात्मक अध्ययन करने का निर्णय किया। जैसे ही युन ने इसे देखा, उन्होंने नोटिस किया कि यह चिकित्सीय जड़ी बूटियों की ऊर्जा सार को अवशोषित करता है। उन्होंने याद किया कि चिकित्सा जड़ी बूटियों की शक्ति एक प्रकार की ऊर्जा में समाहित थी। उनके शब्दों में, दुनिया योद्धा इन जड़ी बूटियों का सेवन करके अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, जैसा कि उनके शरीर औषधीय शक्ति को सोखते हैं, इसे ऊर्जा में परिष्कृत करते हैं। क्या आप एमेथिस्ट की क्षमताओं के बारे में जिज्ञासु हैं? उन्होंने पहले विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे घर्षण, विद्युत, ज्वाला और गर्म पानी के साथ प्रयोग किया था, हालांकि इसने इन स्रोतों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस बात का उन्हें विश्वास हो गया कि उसने जो ऊर्जा सोखी थी वह किसी प्रकार से इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स की प्रशिक्षण से संबंधित थी। वह चिंतित थे कि एमेथिस्ट ने शायद औषधीय जड़ी बूटी की मूल उपयोगिता को खराब कर दिया हो, उनका ऊर्जा सार को अवशोषित करके। फिर भी उन्होंने जड़ी बूटियां अपने बैग में रखी, उन्हें सिर्फ अच्छे दिखने वाले ड्रग्स मानते हुए। हालांकि उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैली जब उन्हें एक विचार आया। उन्होंने समझा कि वे इस स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं, और निश्चय किया कि पहाड़ पर सभी जड़ी बूटियां सोख लेंगे ताकि ली और चेंग यू को सबक सिखा सकें और बदला ले सकें। जड़ी बूटियों से भरे बैग के सामने बैठे उन्होंने एक ध्यान मुद्रा अपना ली। नीलमहर को उनके पास मौजूद हर धारण ऊर्जा को खींचने की अनुमति देते हैं। जैसा कि ऊर्जा अस्वीकार की जाती थी, उसकी त्वचा पर बैंगनी रंग के विचित्र पैटर्न उभर आए जो आयरन मैन सूट की याद दिलाते थे। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और हवा में घुसा दिया, एक हमले के रूप में एक बड़े पैमाने पर ऊर्जा का विस्फोट। उन्होंने जड़ी बूटी की ऊर्जा को सोखते हुए अपनी बहन को नजरअंदाज कर दिया, जो कि उन्हें बुला रही थी क्योंकि वह लंबे समय तक केंद्रित थे। एक खड़े पर बैठे ऐसे बादलों की ओर देख रहे हैं जो सबसे बहादुर आत्माओं की रीढ़ की हड्डी तक कांप सकते हैं। वे अपने आप को आश्चर्यचकित पाते थे। उसकी हैरानी स्पष्ट थी जैसे ही उसने देखा कि उसने केवल 1 घंटे में इकट्ठा किए गए 20 कथाओं के आयोजन को में से कुछ दुर्लभ औषधियां थीं। हालांकि उन्होंने अपनी सफलता को खालिस किस्मत का श्रेय दिया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि वे पहाड़ पर अपनी ठहराव को बढ़ाएं, यह महसूस करते हुए कि ज्यादा जल्दी जड़ी बूटियां सौंपना शायद जनजाति के बीच संदेह उत्पन्न कर सकता है। तया दिव्य राज्य के योद्धा चुनाव के प्रति उत्सुक ये युन ने ज्ञान के लिए शियारू की ओर मुड़ा। उसकी जिज्ञासा को देखते हुए उसने विस्तार से बताया, राज्य एक प्राचीन वंश था जिसने 108 राज्यों और 24 असभ्य भूमियों पर शासन किया, जिसमें लियान क्लैन इनमें से एक असभ्य भूमि में स्थित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि योद्धाओं का उदय विभिन्न राज्यों से हुआ और प्रारंभिक चयन को प्रत्येक जनजाति के पास भेजे गए चयनकर्ताओं द्वारा देखा गया। योद्धा चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे, जिसमें कम कुशल प्रतिभागियों को धीरे धीरे हटाया गया और अंततः राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में सर्वोच्च रैंक वाले योद्धा की नियुक्ति हुई। चैंपियन केवल सबसे असाधारण प्रतियोगियों को इस दिव्य राज्य में प्रवेश मिला, राज्य जहां उन्होंने राष्ट्रीय खजानों और लक्ष्यवादी ताई औसत संतति तक पहुंच प्राप्त की। यह चयन अनेक जनजातियों के लिए एक दुर्लभ अवसर था, दोनों महत्वपूर्ण और मामूली, अपनी सादे मूल्यों को पार करने और महानता की ओर आरोहण करने के लिए। उनकी बातचीत को जारी रखते हुए यी युन ने अक्सर उल्लिखित मार्शल आर्ट्स रीलम्स के बारे में पूछा। उसने समझाया कि मार्शल आर्ट्स की यात्रा असीम थी। सबसे निम्न रील्म नवजीवन रक्त रील्म के साथ शुरू हो रही। यह राज्य 5 स्तरों में विभाजित था, वैलियंट, विगर, थंडरस, मेरिडियंस और क्वी गैदरिंग। मॉर्टल ब्लड रियल्म के परे पर्पल ब्लड रियल्म था, राज्य जिसे मार्शल आर्ट की खेती का प्रारंभिक चरण माना जाता है क्योंकि पिछले राज्य से मौत के अवशेष अभी भी बाकी हैं। बैंगनी रक्त राज्य से आगे बढ़ते हुए एक को युआनजी रियल्म मिलेगा, उसके बाद दाओसीड रियल्म, एनलाइटनमेंट रियल्म और अंत में आखिरकार स्वर्गीय राज्य। स्वर्गीय राज्य के परे क्या मौजूद है, ये एक रहस्य बना हुआ है। मार्शल आर्ट्स पथ की असीमित प्रकृति को दर्शाते हुए उसके ज्ञान की समृद्धि से प्रभावित होकर जब उसने बताया कि उसकी मां ने उसे व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान की है तो वह चौंक गया, और उसकी बड़ी बहन ने अपने बचपन में विभिन्न घटनाओं के पाठन में खुद को डुबोया था। लियान चेंगयू की क्षमता के प्रति उत्सुक, यदि वह योद्धा बना तो उसे क्लान को शहर ले जाने में। योद्धा, यी युन ने आगे सवाल किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्लान को शहर में ले जाने के लिए किसी को अत्यधिक असाधारण होना पड़ेगा, यहां तक कि अगर लियान चेंगयू ने वह स्थिति प्राप्त की वह उनकी परवाह नहीं करेगा, जैसा कि उसका व्यवहार नकारात्मक था। निर्धारित अभिव्यक्ति के साथ ये युन ने कहा कि जबकि उसमें महान उद्देश्यों की कमी थी या गंभीर वादे करने की साहसिता, वह अपनी सर्वोत्तम कोशिश करेगा कि वह उसकी खुशी की गारंटी दे और उसे कठिनाइयों से बचाए। उसका चेहरा चमक उठा और उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसके शब्दों की पुष्टि करती हुई और अपने क्रियाओं का इंतजार करने के लिए अभिव्यक्त करती हुई। अगली सुबह पक्षियों के संगीत की गूंज के साथ एक प्रमुख सम्मेलन पुरुषों के अपने कठिन प्रशिक्षण सत्र में डूब गया था। याओ युआन, उनका निदेशक, एक मजबूत आकृति जिसकी पहचान आकर्षक क्रिस्टल नीली आंखों और उसकी बाईं आंख पर एक निशान से होती है, उन्होंने अपनी प्रशिक्षण को रोक दिया। वे स्पष्ट रूप से अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट थे। फिर भी उनका ध्यान ड्रैगन टाइगर फिस्ट टाइयान किंगडम से एक मूल युद्ध कला रूप पर केंद्रित करने के बावजूद उसमें हर तकनीक में संवेदनशीलता की मांग करने वाले जटिलताएं शामिल थीं। उन्होंने शिष्यों को भला बुरा समझाया कि वे बिना किसी व्यक्तिगत समझ के मूर्खों की तरह अनुकरण कर रहे हैं, जैसे बंदर बिना किसी समझ के अनुकरण करते हैं। इस दौरान यी युन ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी। वह पेड़ों के पत्तों में छिप रहा था
और उनके प्रशिक्षण की निगरानी करते हुए उन्होंने दृढ़ आस्था जताई कि लियान चेंग्यू द्वारा उठाए गए संकट को निरस्त करने के लिए और टाइऑन चयन में सफल होना, अपनी बहन के लिए एक शांत जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए अपनी क्षमताओं को काफी बढ़ाना होगा। हालांकि एमेथिस्ट में अद्भुत क्षमताएं थीं, यह केवल पूरक लाभ प्रदान कर सकता था। उन्होंने बुझाया कि इस संसार में सचमुच समृद्ध होने के लिए उन्हें गुप्त मार्शल आर्ट्स की तकनीकों को सीखना चाहिए। संसाधनों की कमी के कारण उसका निवास एक उजड़ क्षेत्र में होने के बावजूद चुपचाप, जब वह अपनी जीवन की परिस्थितियों के बारे में कड़वा महसूस कर रहा था, एक जड़ी बूटी संग्राहक की भूमिका में फेंक दिया। याओ युआन अपने छात्रों को एक महत्वपूर्ण पाठ प्रदान करने में मनमानी था, नीले रक्त स्तर के क्षेत्र में उनके द्वारा सामान्यतः प्राप्त की गई तकनीक के बारे में। यहां तक कि अभिजात वर्ग समेत उन्होंने अपने छात्रों को एक आकर्षक इशारे से संबोधित करते हुए उन्हें उस तकनीक को सीखने के लिए उत्साहित किया जिसकी वे वार्तालाप करने जा रहे थे। इसके व्याख्यान के दौरान याओ युआन ने तकनीक की महत्व ज्ञान को उभारा। यह बल, स्नायु, हड्डियों और मांसपेशियों जैसे उनके समग्र शारीरिक गुणों को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके शरीर के प्रत्येक घटक। इस समग्र दृष्टिकोण से अंततः उनकी रक्त राज्य के 5वें चरण तक उन्नति होगी। एक घोड़े की मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक विघटित हो गई, एक नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। वह ने स्पष्ट किया कि ड्रैगन टाइगर मुक्का की प्रारंभिक 6 तकनीकों को मास्टर करने से उन्हें 500 किलोग्राम का वजन उठाने की शक्ति मिल सकती है। इसके अलावा ऐसी महारत ने उन्हें एक निर्णायक प्रहार करने की सामर्थ्य दी, यहां तक कि कवच को भी तोड़ने में समर्थ। याओ युआन द्वारा इस आश्चर्यजनक बल के प्रदर्शन के बीच ये यून समेत सभी लोग उस सामर्थ्य के प्रदर्शन से हैरान थे। सामूहिक भावना यह थी कि यह मार्शल आर्ट निस्संदेह रोचक था। कुछ लोगों ने तयान साम्राज्य के नेता को एक उद्धारक माना, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली तकनीक का खुलासा करने से साम्राज्य के निवासियों को अपनी शक्ति को काफी बढ़ाने की अनुमति मिली। एक समान दृश्य में याओ युआन ने एक पंच का कार्यान्वित किया, जिससे एक लकड़ी का पुतला एक ही हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उपलब्धि टाइगर डाउन द माउंटेन तकनीक को सीखने का परिणाम थी, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक प्रणाली। तकनीक में लगातार मांसपेशी ट्रेनिंग शामिल थी, जब तक उसने बढ़िया बल और लचीलापन की स्थिति तक पहुंची। एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण उसके बाद आया। इस तकनीक की कुशलता से एक अभ्यासकर्ता को ध्वनि परेशानियां उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त होती थी। केवल उनके मुक्कों का उपयोग करके यह ऐसी शक्ति से गूंजता था कि यह पक्षियों को भी घुमा सकता था, जिससे वे आकाश से गिरने लगते थे। इसे उचित रूप से फॉलन एंजल सोरिंग ड्रैगन्स नामक उच्चारण दिया गया। यह तकनीक उसकी अत्यधिक शक्ति का साक्षी बनी। फिर भी उसके स्पष्टीकरण के बावजूद एकत्रित शिष्य उस ज्ञान को पूरी तरह समझने में संघर्ष कर रहे थे। वह सांस लेते हुए अपनी संतुष्टि जताता था, यदि वे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का उपयोग करके ध्वनियां उत्पन्न कर सकते थे भी। जैसा कि प्रशिक्षण शुरू होने वाला था, युन ने उनकी तकनीकों को तीव्रता से निरीक्षण करने का संकल्प लिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वह तयान चैन को पास करने और रॉयल वॉरियर की गौरवमयी उपाधि प्राप्त करने की इच्छा रखता था, अपनी बहन की जिंदगी के बेहतरीन करने के लिए खुद को मजबूत करने की जल्दी में। उन्होंने लियान चेंग्यू की हत्यारी इरादे से खुद की सुरक्षा करने की एक दबाव भरी आवश्यकता भी छुपाई थी। हालांकि उन्होंने विश्वास किया कि एमेथिस्ट उनकी सुरक्षा के रूप में काम कर सकता है। उनके विचार तब बाधित हुए जब एक पौधे की डाल अनजाने में उनके स्पर्श के नीचे टूट गई। उत्पन्न होने वाला शोर याओ युआन का ध्यान अकस्मात खींच लेता है, जिसने एक भारी वजन को तुरंत पकड़ा और उसे आवाज की दिशा में फेंका। यह प्रक्षेपास्त्र ने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया, फिर भी इसने किसी भी हिलचाल का स्रोत पता नहीं लगाया। उलटे रूप में एक विस्तृत कलश में एक अजीब लाल तरल पदार्थ तेजी से उबल रहा था, जो एक पत्थर से तैयार किया गया था, हड्डियों। कई व्यक्तियों ने सतर्कतापूर्वक वांग चेंग द्वारा जनजाति के सदस्यों से स्रोत किए गए जड़ी बूटियों को कढ़ाई में डाला। एक बार जब जड़ी बूटियां कलश में मिलाई गई थीं, यह मिश्रण एक और पात्र में स्थानांतरित कर दिया गया, लिया चेंग्यू के उपयोग के लिए सुरक्षित। जब एकत्रित जड़ी बूटियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर उन्होंने वांग चेंग की मेहनत की सराहना की। वांग चेंग बारी बारी से उन्होंने एक झूठ बनाया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं। भाग्यशाली रूप से दानगुओं और काले फंगस जैसे दुर्लभ नमूनों पर अचानक ठोकर लगने पर खुद को अपने वस्त्रों से मुक्त करना। लिया चेंग्यू ने फिर उसे गार्ड की भूमिका निभाने के लिए निर्देशित किया। तैयार कंटेनर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। जबकि लिया चेंग्यू अपने स्नान में लीन थे, उनके चारों ओर के लोगों ने उन्हें कुशलतापूर्वक फुसलाया, ये दावा करते हुए कि केवल वही अपने शरीर को गर्म नहाने के माध्यम से सुधार सकता है। अनपेक्षित रूप से उन्होंने औषधीय स्नान में कुछ विचित्र महसूस करना शुरू किया। इस अवलोकन से क्रोधित उन्होंने अपने अधीनस्थों को उस तापमान को बढ़ाने के लिए खड़े तरीके से निर्देशित किया। फिर भी सामान्य आशंका थी कि वह इतनी ऊंची तापमान को सहन नहीं कर सकेगा। वांग चेंग ने तत्परता से कार्य किया, आसपास के लोगों से लकड़ी का सामान उठाकर आग में फेंक दिया, जिससे तापमान और अधिक बढ़ गया। इसी समय ये युन ने अपनी प्रशिक्षण योजना में सहभागी होने का प्रदर्शन किया, उनकी एक ही मुक्का से पेड़ गिराने की क्षमता दिखाते हुए। फिर भी वह अपनी वर्तमान शक्ति से संतुष्ट नहीं थे। ये मुख्य रूप से कच्ची शक्ति की प्रदर्शनी थी, इसकी पहचान करते हुए, बजाय एक परिष्कृत तंडन शक्ति के। हालांकि पहले से ही एमेथिस्ट द्वारा अवशोषित औषधीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण समावेश धीरे धीरे उनके अभ्यास के माध्यम से उनके शरीर में एकीकृत किया जाता था। उनके भौतिक संविधान को और निखारने में उन्होंने अपनी समझ में दृढ़ता दिखाई। लियान चेंग्यू के साथ प्रभावी रूप से सामना करने के लिए उसे ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट को मास्टर करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत थी, एक मूलभूत तकनीक जो बैंगनी रक्त की खेती के लिए उपयुक्त है। इसी बीच वांग चेंग अथकतापूर्वक आग में लकड़ी डालते रहे तापमान को बढ़ाने के लिए।
हालांकि लियन चेंगयू को औषधीय स्नान के पूरे लाभ को समेटने में कठिनाई हो रही थी। उनकी कठिनाइयों को उनकी प्रगति में एक बोतलनेक के रूप में आरोपित करते हैं। फिर भी उसका गर्व इस बाधा को हराने से इनकार करने पर मजबूर किया। इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों को फिर से तापमान बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। ये क्रिया उनके चारों ओर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दी। गर्मी पहले से ही ऐसे स्तर पर थी कि एक मनुष्य मुश्किल से सहन कर सकता था। फिर भी उसने गर्मी की और अधिक तीव्रता की मांग की। साथ ही ये यून अपनी प्रशिक्षण योजना में समर्पित थे, अपने महत्वपूर्ण हमलों से पेड़ों को छेद करने और चट्टानों और बोल्डरों को तोड़ने। लियान चेंगयू लगातार तापमान बढ़ाने की अग्रसरता दिखा रहे थे, जबकि ये यून निरंतर अवस्था में अभ्यास करते रहे। फिर भी उसकी मुठ्ठियां खून और घावों से ढकी हुई थीं, चकित करने वाला। बावजूद अधिकतम तापमान, लियान चेंगयू की कोशिशें नाकाम रहीं, जबकि ये यून ने सफलतापूर्वक मानव रक्त राज्य के दूसरे स्तर में प्रवेश करके सफलता प्राप्त की। 5 दिनों के बाद लियोन चेंगयू ने खुद को इकट्ठा किए गए जड़ी बूटियों के बगल में स्थापित किया। चिंतन कर रहे थे कि उनकी प्रगति की कमी को दवाओं की गुणवत्ता के बजाय एक बॉटलनेक का दोष दिया जाना चाहिए। जब वे जड़ी बूटियों को छान रहे थे, उन्होंने यह समझा कि जनजाति की पेशकश कमजोर थी। उन्होंने तत्काल ही सभी को छोड़ दिया। उन्हें विश्वास था कि उनकी साधना जनजाति द्वारा प्रदान की गई हर्ब्स की निम्न गुणवत्ता के कारण एक स्तर पर रुक गई है। दूसरी ओर धनी परिवारों के वारिसों को सर्वश्रेष्ठ दवाओं की प्राप्ति होती है और अधिक पोषण युक्त पोषण उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करने। उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर विलाप किया, महसूस किया कि वे एक साधारण जनजाति में जन्मे होने के लिए दुर्भाग्यशाली हैं। क्या वह ताइक दिव्य साम्राज्य के राजा परिवार में पैदा हुए थे? वह पहले ही पर्पल ब्लड रियल्म को प्राप्त कर चुका हो सकता था और राज सिंहासन के लिए संघर्ष करने की संभावना थी। गुस्से और निराशा में उसने अपनी भावनाओं को एक पास की मेज को तोड़कर निकाला, अपने परिवार और अन्यायपूर्ण भाग्य के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। बुजुर्ग याओमू तत्परता से दौड़े आए, हलचल से आकर्षित होकर और उनकी परेशानी के कारण का पता लगाया। लियान चेंगयू की साधना संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करते हुए याओमू ने खुलासा किया कि पहाड़ी औषधि संसाधन समाप्त हो रहे हैं। इससे सुनने के बाद लियान चेंगयू की चिंता बढ़ गई। बंजर हड्डियों के लिए संस्करण प्रक्रिया को बनाए रखना असंभव हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगीं। जल्दी से बुजुर्ग की ओर मुंह करके उसने उसे गांव के मजबूत पुरुषों को इकट्ठा करने के लिए कहा, उनकी योजना को रूप देते हुए जो बिना विलंब के परिष्करण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने वाला एक उचित कड़ाही स्थापित करेगी। हालांकि यामू ने कुछ आपत्तियां जताईं, लेकिन लियोन चेंगयू ने उन्हें आश्वस्त किया, सफलता के महत्व को महत्व देते हुए और उनके कुल की आगे की पतन को रोकने के लिए सभी विकल्पों का अपवाद करने की आवश्यकता। वे प्रस्थान कर चुके थे। उन्होंने लियान चेंगयू को एक याद दिलाई कि अगर वे ड्रैगन गेट्स की ओर आगे बढ़ने तो अपने परिवार और अपनी वंश की दयालुता को ध्यान में रखें। नई उम्मीद के साथ उन्होंने लियान चेंगयू को छोड़ दिया। लियन चेंगयू उत्साहित रूप से सभी सक्षम पुरुषों को इकट्ठा करने के लिए बुलाए, उन्हें पकाने के लिए कड़ाही तैयार करने के लिए उत्साहित किया। ये उनकी निवास स्थान पर वह अपनी प्रशिक्षण योजना में गहराई से मग्न रहे, अपने नंगे हाथों से लकड़ी के लॉक को काट रहे। उनकी अभ्यास केंद्रित था ड्रैगन रिब टाइगर बोन मुक्का तकनीक पर, जिसे मास्टर करने पर वह 1 मिनट के भीतर ही समानतापूर्वक कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को काटने की संभावना रखता था। जब वह अपने जनजाति के अन्य पुरुषों के साथ मिलता था, चिंता उस पर भारी पड़ी। उपचार संसाधनों के शोषण के कारण, सामग्री की कमी के कारण, मुख्य रूप से पहाड़। उसका मन ताजा सामग्री के स्रोत की खोज में व्यस्त था। अप्रत्याशित रूप से लियान चेंगयू का अचानक पीछे से आने से उन्हें चौंका दिया। यून की उपस्थिति ने उसे स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उसका अंत होना चाहिए था जब लियान चेंगयू ने उसमें अपनी सच्ची क्षुधा डाली। यह जीवन सत्ता अपेक्षाओं की उल्लंघन करती थी, और उसने सोचा कि क्या यह उसके बॉटलनेक से जुड़ा हुआ है। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब वह यून से बोल रहा था, पूछते हुए कि वह सभा में क्यों था। यून ने विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि वे उन्हें चयनित करने वालों के लिए रोजाना मांस की संविधाओं के वादे से आकर्षित हुए वीरान हड्डी संशोधन प्रयास में भाग लेने आए थे। अप्रत्याशित रूप से यून सहमत हो गए। लियान चेंगयू ने अपना समर्थन प्रदान किया और उसे परिधि की बजाय अंदर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह अभी भी उसमें संकोच बाकी था, इस बात की समझ से कि वांग चेंग द्वितीय वर्ग के नीचे के व्यक्तियों को शायद ही स्वीकारते थे। हालांकि वह उसे महत्वाकांक्षी और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखता था, जिसने एक असाधारण निर्णय ले लिया। उसने ये यून को संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया। धन्यवाद सहित ये युवान ने उसे शोध के लिए निर्धारित क्षेत्र में साथ दिया। लियान चेंगयू ने उसे सलाह दी कि वह अपनी बेहतरीन कोशिश करे और अपने इरादों में कठिनाई न करे। ये यून पर एक राहत की भावना छा गई, जिससे उनका तुरंत प्रकट होने वाला अस्तित्व बच गया। फिर भी वली और चेंगयू की अप्रत्याशित उपस्थिति के प्रति उत्सुकता को नहीं हटा सकता था, यदि माना जाए कि वह 1 महीने के लिए विलाप में होना चाहिए। इसके अलावा सवाल यह भी था कि उसे यह भागीदारी क्यों दी गई थी। बावजूद उसकी दीर्घकालिक हत्या की इच्छा, उसने खोया हुआ महसूस किया जब वह पाया कि लियान चेंगयू उसे जल्दी निभाने के लिए उत्साहित कर रहा है। ऐसा करते हुए उन दोनों को सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रेरित किया, अपने निवास को नेविगेट करते हुए। यी यून ने चिंता से जूझा कि लियान चेंगयू उसके बचाव के प्रति संदेह कर सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए तत्परता से शाओरुओ घर से बाहर निकले, उसे अपने हाथ प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित करती। पहले हक्का बक्का होने और संकोच करने वाले, जल्दी ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया गया जब उसने अपने हाथों में काम ले लिया। उसकी गुप्त प्रशिक्षण की जागरूकता जताई। जानबूझकर उसने उनके हाथों को लपेटने वाले पट्टियों को खोल दिया। वह उसकी रात्रि अभ्यास सत्रों का ज्ञान प्रकाशित करती थी और उसकी वापसी पर पट्टियों की अक्सर उपस्थिति
वह धीरे धीरे उसके हाथों पर दवा लगा रही थी और यी युन को कला के जोखिम और मॉन्स्टर हड्डी संशोधन गतिविधि में शामिल होने के खतरों के बारे में सावधान कर रही थी। बावजूद उसके प्रयासों को स्पष्ट करने का, दोनों उद्यमों में उसकी खैरमंदी के लिए स्वाभाविक जोखिम थे। वह मानती थी कि हर कोई अपने छिपे हुए पहलुओं को छोड़ता है और उसने उसे अपनी गोपनीयता को बनाए रखने की सलाह दी। उसके अतीत से परिवर्तन को मानते हुए उसने उसे अपने परिवार का सदस्य माना, एक अटल सत्य। जैसा कि उसने धीरे धीरे उसके हाथों के चारों तरफ पट्टी बांधी, वह हल्के से महसूस करती थी कि मास्टर बोन रिफाइनिंग के दौरान उसकी उपस्थिति का महत्व, और उसने उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने की प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें खुद को मॉन्स्टर बोन रिफाइन साइट पर पाया। ख्यालों में खोया हुआ उसका दिमाग अपनी बहन के साथ हुई बातचीत पर जा रहा था। उसकी बिखरी हुई स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षक ने उसे वर्तमान में वापस ले आया, उसे याद दिलाते हुए कि लियान चेंगयू की विशेष अनुमति के बावजूद उसे अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। उसने कुल्हाड़ी उठाई। उसकी उपस्थिति ने उन लोगों को हिला दिया जो उसके आसपास थे। उसे श्रमिकों की कठिन पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने हल्के ढांचे के साथ, उसके पतले पैरों की आलोचना करते हुए और उसे बाधा कहकर उन्होंने उसे छोटा बनाया। और प्रशिक्षक भी लियांग चेंगयू की अनुरोध की वजह से उसके प्रवेश के प्रति संदेह रखते थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी शामिलता ने हाथ में मुश्किल कार्य को कम करने में थोड़ा सहयोग किया, जबकि ये यून लकड़ी काटने और उन्हें आग में डालने में व्यस्त थे। उसने सोचा कि उसे राक्षस अस्थि निर्माण में भाग लेने की अनुमति क्यों मिली। हालांकि उसने समझा कि उसके इरादों का कम से कम प्रभाव पड़ता था। उसका ध्यान मॉन्स्टर हड्डी से ऊर्जा को सोखने के मौके को पकड़ने में था। यदि वह लियान चेंगयू की शक्ति को पार कर सकता था, उसका विश्वास था कि वह किसी भी आने वाले हमलों का मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करेगा। उसने तत्परता से अपनी क्रिस्टल दृष्टि को सक्रिय किया और कंटेनर के चारों ओर मात्रा में शुद्ध ऊर्जाओं को देखा। धीरे धीरे कैटसाई मणि द्वारा समाहित होना उसकी पिछली दूर वासना की तुलना में समीपता ने उसे उजाड़ हड्डी की ऊर्जा की शक्ति को महसूस करने दिया। उसने जाना कि हड्डी में सूखे ऊर्जा की मात्रा जड़ी बूटियों से कहीं अधिक थी। इसके बाद उसने हड्डी से निकलते कुछ हल्के नीले बिंदुओं का ध्यान दिया। उत्साहित उसने अनुमान लगाया कि क्या ये भी मॉन्स्टर हड्डी में वीरान ऊर्जा के निशान थे। हालांकि ये बिंदु रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनका प्रारंभिक धारणा यह थी कि ये ऊर्जाएं वहां मौजूद अन्य पुरुषों द्वारा अवशोषित की जा रही थीं। फिर भी उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि यह मामला नहीं हो सकता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये ऊर्जाएं वीरान प्रकार की नहीं थीं। चूंकि मानव स्वचालित रूप से ऐसी ऊर्जाओं को समाहित नहीं कर सकते थे, उन्हें उपयोग के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती थी। जब उसने ब्लड स्टेज की दूसरी परत को तोड़ने में सफलता पाई तो उसे लगा कि वह एमेथिस्ट की ऊर्जा अवशोषण क्षमता को निर्देशित करने में सक्षम हो गया है। हालांकि नीले बिंदुओं की प्रकृति उसे अस्पष्ट रही, क्योंकि एमेथिस्ट की क्षमता विविध ऊर्जाओं को अवशोषित करने की थी। उन्होंने नीले बिंदुओं को अपने हाथों में समाहित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ठंडा अनुभव हुआ। इसने यून को अनुमान लगाने की प्रेरणा दी कि नीले बिंदु संभवतः हानिकारक थे, जैसा कि उनकी आक्रामकता ने संकेत दिया। फिर भी उसे और अधिक हैरान करने वाली बात थी एमेथिस्ट की अद्भुत क्षमता, जो ऐसे आक्रामक फ्रीजिंग विष को भी बिना किसी परेशानी के अवशोषित कर सकती थी और शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई ताकि उसका शरीर पोषित हो सके। एक अचानक चिंता ने उसके चेहरे को बादल दिया जब वह सोच रहा था कि क्यों अन्य लोग कुछ भी अनुभव नहीं करते, फिर भी उनका शरीर उनके चारों ओर वालों की तुलना में उनकी शारीरिक क्षमता को पार करते हुए समान नीले बिंदुओं को समाहित कर रहा था। उन्होंने यह असंभव पाया कि वे उससे अधिक सर्दी प्रतिरोधी होंगे। इसने उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग दिखाया कि मुद्दा उनकी संवेदना के साथ था। शायद उनके इंद्रियां सर्दी को महसूस करने के लिए बहुत मोहमासी थीं। बिना जरूरत के उसने चिंता व्यक्त की कि शीतल विष उनके शरीर में चुपचाप इकट्ठा हो सकता है, जो खतरनाक परिणामों में परिणत हो सकता है। ये यून ने अनुमान लगाया कि लियान चेंगयू ने उसे उजड़ती अस्थि संशोधन प्रक्रिया में शामिल करके उसे अपने विनाश की ओर ले जाने की अनुमति दी। हालांकि वी अब डेसोलेट बोन की सारी ऊर्जा का उपभोग करने का इरादा रखता था। लियान चेंगयू के डिजाइन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। एक बार जब डेसोलेट बोन रिफाइनमेंट पूरा हो जाता है, वह प्रशिक्षण क्षेत्र पर लौटे, अपनी नई प्राप्त शक्ति का परीक्षण कर अन्य खिलाड़ियों को आश्चर्यचकित करते हुए। अचानक उसे उज्ज्वल हड्डियों का सार पूरी तरह से अवशोषित करने में कई दिन लग गए, एक प्रक्रिया जिसने उसे मानव रक्त के तीसरे स्तर को तोड़ने में बढ़ावा दिया। यह उपलब्धि ने केवल उनके संकल्प को बढ़ाया। जल्द से जल्द मृत्यु रक्त क्षेत्र के 5वें स्तर पर चढ़ने की कोशिश में उजाड़ हड्डियों से सार को संग्रहित करने का प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उसने अपने गांव में वापसी की, जहां उसे एक बड़ी सभा से मिला। उन्होंने जानकारी के लिए एक वृद्ध महिला से संपर्क किया और उसने बताया कि क्लान नेता एलिक्सर वितरित कर रहे थे। महिला ने समझाया कि जिन्होंने हड्डी परिष्करण प्रक्रिया में भाग लिया था, उन सभी ने टाइफॉइड बुखार का संपर्क कर लिया था। खांसी, उच्च बुखार और उल्टी जैसे लक्षणों से पीड़ित होने पर बाढ़ उन्हें लगभग मृत्यु की स्थिति में छोड़ देते। यून हक्का बक्का रह गए, लेकिन उन्होंने यह पहचाना कि अब ठंडी जहर का प्रभाव इकट्ठे हो रहे में दिखाई दे रहा था। बातचीत उन लाल एलिक्सर्स के बारे में चर्चा कर रही थी जो रोगियों को वितरित किए जा रहे थे, स्पष्ट रूप से उन्हें नई ताकत देने वाले। मौजूदा सभी लोगों को उनके भाग्यशाली साथियों की ईर्ष्या हो रही थी, विशेषकर क्योंकि जिन्होंने एलिक्सर प्राप्त किए थे उन्हें क्योर्ड मीट्स के रूप में मुआवजा भी दिया गया था। वहीं ये यून इन लाल एलिक्सर्स के स्रोत पर विचार कर रहे थे। समूह की लंबी आर्थिक संघर्ष को देखते हुए उन्हें अजीब लगा कि वे अचानक ऐसा मूल्यवान संसाधन रखते थे। इसके अलावा, हालांकि अगर ऐसे अमृत उपलब्ध थे तो यह अधिक संभावना थी कि वे किसी लियान चेंगयू की तरह संरक्षित होते, बजाय किसी और कम भाग्यशाली समूह के सदस्य।
ये परिस्थितियां उन्हें ऐसा शक करने पर मजबूर करती थीं कि लियान चेंगयू शायद परिस्थिति का उपयोग कर रहे होंगे ताकतवान पुरुषों की जिंदगियों के माध्यम से हड्डियों से विष को निकालने के लिए। इसके जवाब में उन्होंने लियान चेंगयू के निर्वासन का आदेश दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह खुद को तैयार करेंगे, जो कुछ भी आगे हो सकता है। कुछ समय बाद जियारू ने वांग चेंग से अपने भाई के लिए एक लाल एलिक्सिर का अनुरोध किया। वांग चेंग ने हालांकि तानाशाही के साथ टिप्पणी की कि ये यून पहले कठिन था, लेकिन अब उसके बिस्तर में कैद हो गया था, यह संकेत देते हुए कि उसका अंत नजदीक है। इस निराशाजनक दृष्टि के बावजूद उन्होंने ध्यान दिया कि लियान चेंगयू आश्चर्यजनक रूप से उदार थे, और इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे यी यून को एक एलिक्सर दें। एलिक्सर पेश किए जाने पर एक अराजक दृश्य हुआ जिसमें सभी ने हिस्सा लेने के लिए हंगामा मचा दिया। उसने एक चिल्लाने के साथ हस्तक्षेप किया, उन्हें चेताते हुए कि यदि वे किसी एलिक्सर प्राप्त करना चाहते हैं तो वे बाज आएं। इस हलचल के बीच उसने एक एलिक्सर जियारू को सौंपा, लेकिन तुरंत ही ठहर गया, बीच में अपनी व्यक्तिगत संवेदना को वापस उसके भाई के पास बढ़ाने का चुनाव करते हुए। खैर, ये यून अपने बिस्तर पर लेटे, उनकी शक्ति कम हो गई थी और वह खड़डीडा हुआ जब उसने वांग चेंग को देखा। वांग चेंग ने उसे एलिक्सर सौंपा, लियान चेंगयू की दयालुता के कारण अपनी भाग्यशाली बात का उल्लेख करते हुए। एलिक्सर प्राप्त करते ही ये यून ने इसे निगल लिया। उसकी बहन की मदद से, जो उसे पानी लेकर आई, उसे धीरे धीरे पीने का चेतावनी दी। उसकी कमजोर स्थिति को देखते हुए वांग चेंग ने उसकी गरीबी के बारे में तुच्छ टिप्पणी की। उसने उसे निर्देश दिया कि वह काम पुनः शुरू करे जब वह स्वस्थ हो जाए। जब वह चला गया तो ये यून ने एलिक्सर को एक कपड़े पर चिपकाया, उनकी शंकाओं की पुष्टि करते हुए कि यह विष था। विष लगता था कि एक व्यक्ति की अदृश्य क्षमताओं को उकसाता है, जो वीरान हड्डियों से सर्द विष का सामना करती है, जबकि जिन्होंने गोलियां लीं उनका आयु अत्यधिक रूप से संक्षिप्त हो गया। ये प्रकटीकरण ये यून को क्रोधित करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हड्डियों को शुद्ध करने के लिए बलिदान किए जा रहे थे, सबका केवल लियान चेंगयू की खेती की उन्नति के लिए। नीला शियारू ने पूछा कि वे नाटक क्यों कर रहे थे, और अगर लियान चेंगयू द्वारा प्रदान किए गए एलिक्सिर में कोई समस्या थी, जबकि उन्होंने माना कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने संकेत दिया कि कोई इस नाटक को जानबूझकर नियंत्रित कर सकता है। इस दौरान लियान चेंगयू अपनी प्रशिक्षण में मग्न थे, जबकि वांग चेंग ने उसे खुश करने की कोशिश की कि वह निस्संदेह राष्ट्रीय योद्धा की स्थिति के प्रतियोगिता में विजेता के रूप में उभरने के लिए नियत था। फिर भी उस पर इस चापलूसी का कम से कम प्रभाव पड़ा। उसे उसके दौरे के उद्देश्य के बारे में पूछने की प्रेरणा देता है। फिर भी उन्होंने यह दावा किया कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था और कि कम भाग्यशाली समुदाय के सदस्य मांस और दवाई मिलने के बाद संतुष्ट थे। लियान चेंगयू ने ये यून पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि लियान चेंगयू ने पानी पिया। वांग चेंग ने खुलासा किया कि ये यून कुछ दिनों पहले गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और उन्हें दस्त हो गए थे। उन्होंने उन्हें पसीने में भिगा हुआ और कमरे में तीव्र गंध फैलने के रूप में वर्णन किया। ये यून समय समय पर औषधियों के प्रदान के बिना स्थिति की गंभीरता को जोर देते हुए, हालांकि वांग चेंग ने उसे औषधि का सेवन करते हुए करीब से देखा, फिर भी उसमें एक संवेदनशीलता थी। लियान चेंगयू की सहायता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, राहत की सांस लेते हुए, लियान चेंगयू ने उन्हें ये यून पर सतर्क नजर रखने का निर्देश दिया, याद रखते हुए कि वे अपने प्रयासों की शिखर समाप्ति के करीब थे। लियान चेंगयू ने उज्जड़ हड्डियों की शोधन प्रक्रिया में दोष रहित कार्यान्वयन का महत्व जोर दिया। उन्होंने अगर शोधन सफल सिद्ध हुआ तो उसके वादे के साथ उसे और आकर्षित किया। हालांकि असफलता की स्थिति में वांग चेंग ये अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी जान खतरे में होगी। भयानक परिणामों से डरकर वह विनम्रतापूर्वक लियान चेंगयू के सामने घुटने टेक गया, स्पष्ट आश्वासन देते हुए कि वह हर विवरण का ध्यान सबसे अधिक देखभाल और सटीकता के साथ सुनिश्चित करेगा। यी यून ने आंट वांग के साथ बातचीत की। उनकी बातचीत लियान चेंगयू के चारों ओर घूमती थी और उसके दूसरों की सहायता करने का उदार कार्य, लाल औषधि का वितरण करके उसके परिवार ने उजाड़ हड्डियों के परिष्करण प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इच्छा की थी, ये मानते हुए कि इसमें संपत्ति की संभावना थी, लेकिन परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने से रोक दी। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने एक टुकड़ा मांस उत्पन्न किया और उसे उन्हें दिया। हालांकि आंटी वांग और उनकी पोती ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गरीबी और अविकसित जनजाति में अपने अस्तित्व के बावजूद उनकी दूसरों के प्रति चिंता स्थिर रही, जबकि उनका अपना परिवार भूख से जूझ रहा था। उनका निस्वार्थता ने उन्हें गहरी प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें जियारू की संभावित भाग्य की याद दिलाई अगर उनका हस्तक्षेप न होता। हालांकि उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मदद करने का प्रस्ताव दिया, उन्हें मांस दिया और जल्दी से निकल गए। आगामी डिजर्ट बोन्स संशोधन सत्र के लिए उसकी देरी का उल्लेख करते हुए 15 दिन बीत गए और ये यून ने एक झरने के पास अपनी स्थिति तय की। टाइगर डिसेंट्स तकनीक में व्यस्त उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के कारण पहाड़ी को धूल के आंधी में भेज दिया। उनकी गतिविधियां आकाश में गरजने का कारण बनी और यहां तक कि आश्चर्य इंद्रधनुष की आर्क खींची। ये संकेत यह दर्शाते हैं कि उन्होंने याओ युयान के रूप में संदर्भित टेंडन की शक्ति को मास्टर कर लिया था, जिससे उन्हें पिछले पखवाड़े में आसानी से उसका उपयोग करने की क्षमता मिली। वह दिन में छुपे हुए पाठ्यक्रमों का पालन करते थे, जबकि रात में हड्डी की सामर्थ्य का उपयोग करते थे। उनके घंटे उग्र अभ्यास करने में बिताए जा रहे थे जब तक कि भोर नहीं हो जाती। उनकी प्रतिभा बहुत अधिक बढ़ गई और उन्होंने अपने राज्यों को पूरी तरह से सुदृढ़ करने में सफलता पाई। अपनी नई प्राप्त शक्ति में आत्मविश्वास भरकर उन्होंने अपने चैनल्स को खोलने और चौथे मेरिडियन में प्रगति करने का संकल्प किया। राज्य गहरी चिंतन करें। उन्होंने आकाश और झरना की ओर देखा। दीवार मधुमक्खियों की तरह कमजोर पीले ऊर्जा घोलों द्वारा घेरा। उसके लिए अपने मेरिडियंस को खोलने और चौथे क्षेत्र की ओर आरोहण की प्रक्रिया शुरू करने का समय आ गया था। प्रत्येक व्यक्ति में मेरिडियंस मौजूद थे, फिर भी सामान्य लोगों की राहें अवरुद्ध रहीं, ब्रह्मांड से ऊर्जा की व्यवस्था को बाधित करती रहीं। एक योद्धा ने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रशिक्षण पूरी की। अगली चुनौती उनकी नाड़ियों को साफ करना थी।
उनके मार्शल कलाकार के पथ पर मानव रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत का निशान लगा रहा है। एक मानव के शरीर में 12 नियमित मेरिडियन और 8 विशेष मेरिडियन उनके चैनल को गठन करते हैं। इनमें से प्रत्येक अंग और हाथ में 3 नियमित मेरिडियन होस्ट करते हैं। कुल मिलाकर 6 प्रमुख होते हैं। 8 विशेष मेरिडियंस शरीर भर में फैले होते हैं। व्रेन और डूवेंस उनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों के बीच टूटे हुए मेरिडियन की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण तत्व थी, जो जब ऊर्जा शरीर में घुसती स्वतः पिघल जाती, और समर्थन एक निरंतर ऊर्जा सर्किट बनाते हुए। इस परिणाम स्वरूप इन दोनों मेरिडियंस ने शरीर में सभी मेरिडियंस को खोलने और अंततः एक मार्शल कला का मार्ग चित्रित करने की कुंजी होती है। धन्यवाद धन्यवाद। ये उनकी मेरिडियंस अच्छी स्थिति में थी, जिसने उसे बाधाओं के बिना आगे बढ़ने दिया। ड्रैगन रिबेट टाइगर बोन फिस्ट ने उनके मेरिडियंस को अनब्लॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अन्यथा उजड़ हड्डियों को सोखने के बाद प्रगति असंभव होती। ध्यान में बैठे उन्होंने अपने हथेली को एक साथ लाया, उनके नीचे एक गोला बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाओं को सांस लेना। वह एक साथ अपने आसपास के सूर्य और चंद्रमा की सार को सोख लिया, जबकि उसकी बगल में मौवे रत्न से एक सूक्ष्म चमक निकल रही थी। यद्यपि उसने इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संघर्ष और तनाव का सामना किया। उपलब्ध ऊर्जा अपर्याप्त थी क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाओं की घनत्व कम था। संकल्पभूत उन्होंने प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया, ध्यानपूर्वक इसके प्रवाह को नियंत्रित करने के बाद क्यू को इकट्ठा और संचित किया। हालांकि जैसा कि उसने अपने सीमा को धकेला, उसकी कोशिशें एक दायरा लेने लगीं, जिसे उसके मुंह से खून टपकने के द्वारा साबित किया गया। फिर भी वह दृढ़ रहा। वह अपने भीतर से एक विशाल ऊर्जा की लहर छोड़ते हुए आस पड़ोस क्षेत्र अचानक रोशन हो गया, और उसकी ऊर्जा की बलवानता ने उसके आसपास के पेड़ों को नष्ट कर दिया। फिर भी उसकी चोटें और चलने में कठिनाई के बावजूद यी युन ने खूब खून उगला और अपने कपड़े उतार दिए। कपड़े धीरे धीरे एक नजदीकी पॉइंट की ओर अपना रास्ता बना रहा था। उसने इसके पानी में स्नान के लिए प्रवेश किया। रास्ता थोड़ी देर बाद झील से निकलते हुए उन्होंने अपनी नई प्राप्त शक्ति की परिधि का मूल्यांकन करने का संकल्प किया। अपनी आंखें बंद करते हुए उन्होंने अपने भीतर चौथे स्तर की प्रकाश की अनुभूति की, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह चौथे स्तर की दृष्टि के माध्यम से समझ सकता था, जिसने पुष्टि की कि उसके शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से संघन्न हुई थी। वह अपनी संतुष्टि व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सका, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक मनुष्य रक्त राज्य के चौथे स्तर को प्राप्त कर लिया था। सुबह पूरा गांव एक उठाई हुई लकड़ी के मंच के चारों ओर जुट गया, जहां लियान चेंग्यू बुजुर्ग के साथ खड़े थे। याओमू सबकी आश्चर्यजनक तरीके से एक विशाल काला तेंदुआ जैसा प्राणी भी मौजूद था। साथ ही एक आदमी जो एक लंबी तलवार लहरा रहा था। ये युन ने उसे वही आदमी माना जिससे उसने पहली बार इस दुनिया में प्रवास करते समय बचने की कोशिश की थी। अपनी बहन की तरफ मुड़कर उसने पूछा कि क्या वह उसे जानती है। उन्होंने खुलासा किया कि व्यक्ति झांग युक्सियान था, जो तय डिवाइन किंगडम में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, उनका शीर्ष स्तर का अनुदेशक, और उससे अधिक वह तय दिव्य राज्य के चुनाव के उन्मूलन दौर के परीक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। हालांकि उन्होंने जांग युक्सियन से 2 बार मुलाकात की थी। वह खुद को समझते हुए रह गए कि स्वर्ण ड्रैगन गार्ड के एक अभिजात सदस्य क्यों बादल वन्य के उजाड़ में रहते हैं। इतना ही नहीं, वहीं याओमू ने जांग युक्सियन से एक दृष्टि के बारे में बातचीत की, जिसे वरिष्ठान्य की दृष्टि ने देखने से छूट जाने के बावजूद उसकी लंबी अवधि का निवास। जांग युक्सियन ने समझाया कि महत्वपूर्ण घटनाएं जंगल में खुली हुई थीं, लियान क्लान से संबंधित नहीं, और उन्हें सलाह दी कि वे अपने क्षेत्र में कभी कभी चलने वाले विभिन्न प्रभावशाली लोगों को नाराज करने से बचें। अपनी ध्यान जुटाते हुए सम्मिलित भीड़ की ओर उन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी योजना का खुलासा किया कि वह 28 वर्ष की आयु के नीचे 30 युवा व्यक्तियों को अपने अस्थायी चेलों के रूप में चुनेंगे। उसका गांव में ठहरना कुछ दिनों के लिए निर्धारित था, जिस दौरान उन्होंने थाई ए डिवाइन किंगडम के चुनाव के लिए लागू होने वाली तकनीकों को सिखाने का इरादा था। चुने हुए शिष्यों के समूह से चुनाव के लिए प्रतिभागी जांग युक्सुन द्वारा स्वयं चुने जाएंगे, और किसी भी व्यक्ति को चुना नहीं गया था वह चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। उनके आह्वान के बीच भाग लेने वालों को एक लाइन में इकट्ठा होने के लिए उत्साही योद्धाओं ने खुद को संगठित करने के लिए दौड़ते हुए अराजकता पैदा की। लियान चेंगयू ने एक कदम आगे बढ़ाया, सुझाव देते हुए कि चूंकि सभी पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे, वह भीड़ का आकलन कर सकते थे। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह जंग युक्सेन के अनुयायियों में से एक बनना चाहते हैं, उनकी मार्गदर्शन की तलाश में। जानकर कि लियान चेंगयू पर्पल ब्लड रियल्म तक पहुंचने के कगार पर थे, जांग युक्सेन ने उनकी उपलब्धि की प्रशंसा की, विशेष रूप से उनके एक वीरान भूमि में निम्न जन्म को ध्यान में रखते हुए, और उन्हें वहां रहने की अनुमति दी। उन्होंने योद्धाओं पर फिर से अपनी नजर डाली, उनकी सभा को असंतोषजनक पाया, और उन्होंने अपना ध्यान लियान क्लैन के कर्मचारियों की ओर बदल दिया। उनमें से किसी से पूछ रहा था कि क्या वे राज्य चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। इकट्ठा हुए भीड़ का नजराना कमजोर और थका हुआ था, जैसे कि उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया होता और दिनों से भोजन के बिना रहते। लियान चेंगयू ने बताया कि जनजाति के सभी मार्शल आर्ट्स अभ्यासक पहले से ही मौजूद थे, जबकि बाकी लोग सामान्य नागरिक थे जो कठिन काम करते थे और उनमें युद्ध कौशल की कमी थी। अनपेक्षित रूप से ये यून आगे बढ़े, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, उनकी बहन सहित। वांग छेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उन्होंने उनके कार्यों का प्रश्न उठाया, लेकिन वह निडर रहे और जोर देते हुए कहते थे कि उन्होंने नामांकन करने के लिए आवेदन किया है। वायुमंडल में तनाव और आश्चर्य के बीच यी युन और लियान चेंग यू के बीच एक स्पष्टता वृद्धि हुई। जब उनकी नजरें एक दूसरे पर अटक गईं, सभा के बीच लियान चेंग यू ने उससे संघर्ष करने का आदेश दिया, कठोरता से कहा कि वह परेशानी ना करे और जाए। हालांकि उसने साहसपूर्वक जवाब दिया, धमकी को दरकिनार करते हुए। वह यह मानते थे कि जंगल में जीवन के लिए शक्ति आवश्यक है, अन्यथा किसी न किसी मजबूत व्यक्ति के गुलाम बनने का सामना करना पड़ता है। गुलाम कहे जाने से उन्हें परेशानी नहीं होती थी, जैसा कि उन्होंने अपनी स्वयं की कमजोरी को मानते हुए लियान चेंग यू को चुनौती दी।
यह जताते हुए कि अगर वह किसी से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से भिड़ता तो यहाँ तक कि लियान चेंगयू खुद भी एक दास बन जाएंगे। लियान चेंगयू को गुस्सा आया कि उसने किसी ने महत्वहीन माने व्यक्ति के द्वारा उपहास किया, लेकिन उसने भीड़ के सामने अपने क्रोध को दबा दिया, चुप रहने का फैसला किया। जांग युक्सुन ने उसके दृष्टिकोण को दिलचस्प पाया, जंगल में दुर्लभ गहराई के विचार की पहचान करते हुए। वह ये युन के दावे से सहमत थे कि कमजोर अक्सर दास्ता में चले जाते हैं। वह मानते थे कि अगर उन्हें कोई मजबूत व्यक्ति मिला तो वे भी गुलाम बन जाते। उनके अनोखे विचारों से मोहित जियांग युक्सियन ने उसे ठहरने का निमंत्रण दिया, यह मानते हुए कि ये युन अब अपने प्रशिक्षण के लिए योग्य साबित हुए हैं। अन्य योद्धाओं की सभा की ओर चलते हुए वांग शेंग ने उन्हें उपहास किया, यह सुझाव देते हुए कि वे उनके बीच में खड़े होकर मूर्ख दिखाई देंगे। इसके बीच में झांग युक्सियान ने समूह में एक योद्धा की ओर बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। योद्धा से एक विचित्र नीली रोशनी निकली जब उसने उसे अपनी युआन क्वी से संवाहित किया। हालांकि योद्धा ने केवल 10% ऊर्जा को ही सोखा, जिसने बादल वन्य के उनकी अपेक्षाकृत कमजोर स्वाभाविक गुणों को उजागर किया। वह अगले योद्धा की ओर बढ़े, समझाते हुए कि पिछला व्यक्ति सामान्य संविधान रखता था जो मार्शल कला के लिए उपयुक्त नहीं था। समय के साथ उन्होंने तेजी से मूल्यांकन किया और मात्र 1 घंटे के 1/4 के भीतर ही योद्धाओं के आधे को हटा दिया। समूह में केवल लियान छेंग्यू को बहुत अच्छा कहा गया। दूसरी ओर जियाओरू ने अपने भाई के लिए चिंता व्यक्त की। हालांकि यीयुन ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग चेंग, जो नजदीकी स्थान पर था, बातचीत में कूदकर उन्होंने यीयुन की उपेक्षा की। वह दावा कर रहा था कि वह एक आवारा कुत्ते से भी कमजोर था, और उन्होंने मजाक उड़ाया कि जांग युक्सियन शायद एक आवारा कुत्ता भी यीयुन के बजाय चुन लेंगे। जवाब में उन्होंने पलटवार किया, वांग चेंग को अपने खुद के मामलों पर ध्यान देने की सलाह दी। जैसे जैसे बहस तेज हुई, हर योद्धा उपस्थित हो गया, फिर भी उनकी प्रतिक्रियाएं शीघ्र ही शांत हो गईं। जब जंग युक्सियान अनपेक्षित रूप से आए, वांग शेंग साफ रूप से घबराया हुआ और सांस फूलने लगे जब उसने घोषणा की कि उसने मुश्किल से कट लिया। इस प्रकार उसे पार करते हुए जल्दी ही यीयुन की बारी थी। वह अडिग खड़ा था, संकोच के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था और अपनी क्षमताओं में गहरी आत्मविश्वास की झलक दिखा रहा था। जबकि लियन चेंगयू ने मुस्कान पहनी, यीयुन का मुंह देखने की अपेक्षा करते हुए जांग युक्सियान अपने आप को यीयुन के स्तर को समझने में असमर्थ पाया, शक करते हुए कि उन्होंने जानबूझकर अपनी असली प्रतिभाओं को छिपाया है। उन्होंने उनसे प्रश्न किया। उससे पूछा गया कि क्या उसने कभी मार्शल कला का अभ्यास किया है। यीयुन ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन वांग चेंग ने बीच में बात छुड़ाई, दावा किया कि वह झूठ बोल रहा था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया है कि उन्होंने कुछ भी अभ्यास नहीं किया। अपनी दृष्टि को संकीर्ण करते हुए यीयुन ने वांग चेंग की ओर अपना ध्यान दिया, प्रश्न उठाया कि वह अपने मार्शल कला अभ्यास की कमी के बारे में कैसे निश्चित हो सकता है। उसने फिर खुलासा किया कि वह समुदाय के क्षेत्रों से बार बार गुजरता है, याओ युआन के प्रदर्शनों को देखता है, जबकि खुद का अभ्यास करता है। उसके प्रकटीकरण के प्रतिक्रिया में हंसी की लहर इकट्ठे हुए योद्धाओं के बीच फैल गई। उन्होंने यह विश्वास करना कठिन पाया कि यीयुन जैसे किसी को, बस एक बच्चे को, दूर से इसे देखकर केवल जटिल मुठ तकनीक सीख सकता है, विशेष रूप से जब उन्हें खुद को समझने में कठिनाई हुई। अनपेक्षित रूप से समुदाय के रूप में चांग युशियान ने अपनी युवा नकवी को यीयुन में मिश्रित किया, लेकिन उसे हैरान करने का समर्थन किया जब उसकी हर युवा नकवी तत्परता से सोख ली गई, उसकी जानकारी के बिना। यीयुन के पास बहुत ही दुर्लभ नीलमणि था, जिसमें युआनकी को अवशोषित करने की क्षमता थी। एक अचानक रोमांच से भरे उसने यीयुन की सराहना की और उसे मार्शल आर्ट्स में प्रतिभाशाली बताया। ये प्रकटीकरण, जिसमें एक सहज शरीर था, ने भीड़ में झटका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोग चौंक गए। सभी लोग, जिनमें उसकी बहन शियाओरू भी शामिल थीं, हैरान थे। उसने समझाया कि एक सीमाहीन शरीर की संपत्ति होने से यीयुन को मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वह निम्न स्तर का बैंगनी रक्त योद्धा बने रहे, उसकी अद्वितीय विशेषता उसे प्रमुख जनजातियों में भी उच्च सम्मान प्राप्त कराती। हालांकि उसने मान्य किया कि एमेथिस्ट्स वास्तव में सम्मान के योग्य हैं। संशय उत्पन्न न करने के लिए वह अद्भुत प्रतिभा के उपाधि को स्वीकार करने का निर्णय लिया। सभी की निगाहें एक ही व्यक्ति यीयुन पर टिकी थीं, जिनकी अनपेक्षित प्रशंसा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह एक सामान्य अविश्वास देते हुए कि वह एक कला प्रतिभा हो सकते हैं। समय, ली और चेंगयू की आश्चर्यजनक भीड़ की भावनाओं का प्रतिबिंब थी, क्योंकि उनके बिना जोड़ के शरीर और असाधारण मार्शल कौशल के बारे में खुलासा उन्हें संतुष्ट कर गया। चेंग स्पष्ट रूप से झुंझलाया हुआ और भयभीत जांग युशियान के दावे को सवाल नहीं कर सके, मन में यह सोचते हुए कि क्या यीयुन के लिए मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ का उपाधि एक स्पष्ट दबाव के चलते गलतफहमी थी। जोंग युक्सोन ने उनकी संदेहवाद का जवाब दिया। सवाल यह था कि क्या उन्होंने उसकी निर्णय क्षमता पर संदेह किया। फिर उपस्थित दर्शकों से संबोधित करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उनकी चयन योग्यता पर संदेह है। हालांकि उनकी नम्र मूल्यों के कारण एक दूरस्थ और गरीब क्षेत्र में उन्होंने एक स्तर की सहानुभूति व्यक्त की और अनिच्छा से उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने जोर दिया कि उनका समय सीमित है और उन्होंने चुने गए योद्धाओं को अपराह्न में सम्मिलित होने के लिए निर्देश दिया, क्योंकि वे दोगुनी तीव्रता से प्रशिक्षण का सामना करेंगे, क्योंकि वह प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा था। याओ मू ने दयालुता से उल्लेख किया कि रात का भोजन तैयार था और उन्होंने जहांग युक्सियन को ठहरने का निमंत्रण दिया, बिना हिचकिचाहट के। जहांग युक्सियन ने अपने विशाल पशु पर कूद लिया और उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ये स्पष्ट करते हुए कि उन्हें जल्दी छोड़ने की आवश्यकता थी। तेजी से बाहर निकलते हुए उन्होंने सम्मेलन और साझा भोजन के अवसर को पीछे छोड़ दिया। उनके निद्रा के बाद दर्शकों में यीयुन के प्रति विद्वेष बढ़ा, जो अपने प्रतिभा के विचार को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि यीयुन, जिसे वे एक मुर्गी पकड़ने में भी असमर्थ मानते थे,
वह एक कला प्रतिभा के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। वांग चेंग ने उसे ताना मारने का मौका पकड़ा, लेकिन उसने शॉट लेने का प्रयास किया। वह हास्यपूर्णता से पूछते हुए वापस आए कि क्या वह एक पेड़ पर भोजन करने के लिए तैयार था। उन्होंने दूसरों की तरफ मुड़कर पत्थरों का सेवन करने और नदी से पीने के बारे में उन्हीं प्रश्नों को पूछा। सम्मानपूर्वक यी युन ने लियान चेंग यू से संपर्क किया। मार्शल आर्ट्स के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उज्ज्वल हड्डियों को परिष्कृत करने से छुट्टी मांगी। हालांकि लियान चेंग यू के व्यवहार में थोड़ी तनाव जैसी लग रही थी, शायद ईर्ष्या की एक झलक से उत्तेजित किया गया। अंत में उन्होंने अनुमति दी, उसे अनुरोधित छुट्टी दी। जैसा कि दिन शाम में बदल गया, यून अपनी बहन के साथ घर पर वापस पहुंचे। मौका मारकर उन्होंने एक सीमा रहित शरीर की अवधारणा के बारे में पूछा। शियारू, उनकी बहन, ने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सीमाहीन शरीर से ऊर्जा के पलायन को रोकता है। यह मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण के लिए एक अद्वितीय शारीरिक संरचना बनाता है। उसने विस्तार में बताया कि जबकि मृत्यु रक्त क्षेत्र में एक रिसाव मुक्त स्थिति को बनाए रखना संभव था, चीजें एक बार परिवर्तित हो गईं जब इंसान बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करता है। राज्य उनके ज्ञान की गहराई से आश्चर्यचकित। उन्होंने उसकी समझ की उत्पत्ति में जांच की। उसने खुलासा किया कि उसे अपने युवा दिनों में प्रतिभाशाली माना जाता था और कुछ जानकारी के ऊपर ठोकर लगी। उसने विवरण दिया कि एक सहज शरीर के लिए परीक्षण करना जटिल और समय सापेक्ष था और जियांग युक्सियान की सीमित संवर्धन के कारण उन्होंने एक अधिक सीधे हाथ के दृष्टिकोण का चयन किया था। इसके अलावा उन्होंने उच्च स्तरीय निष्कासन रहित शरीर की दुर्लभता और उच्च मूल्य को उभारा। प्रमुख कुलों के बीच में भी एक्टेडली शाओरू ने एक पारिवारिक रहस्य खोल दिया। एक कजिन की शामिल होने वाली जो एक सीमाहीन शरीर का धनी था। खबर ने कई दिनों तक खुशियां मनाने के लिए परिवार के जश्न का कारण बनी। हालांकि उसकी घटना की याद कुछ धुंधली थी, क्योंकि यह उसके युवा वर्षों के दौरान हुई थी। वर्षों से उन्होंने उल्लेख किया कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से अवसर को सम्मानित किया। उनके अतीत के बारे में सुनकर उन्हें बधाई देने के लिए ये युन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन विचार करते थे कि उसका पृष्ठभूमि उससे अधिक जटिल हो सकता था। उन्होंने यह सोचा कि कैसे वह विशाल जंगल में आई और उनके परिवार द्वारा गोद ले लिया गया। अचानक बातचीत बदल गई और उसने अपना ध्यान एक सतर्क नोट पर घुमाया। उसने जोर दिया कि लियान चेंगयू सम्मानित स्थान साझा करने में अच्छा नहीं था। ठीक, और यदि युन ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया तो हानिकारक उपायों का सहारा ले सकते हैं। ध्यान दिया। उन्होंने आगे यह भी उल्लेख किया कि जोंग युक्सोन की उपस्थिति क्लान में अस्थायी थी और वह यीयुन की सुरक्षा को अनंतकाल के लिए गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने उसे आगे बढ़ते हुए विनम्रता बनाए रखने की सलाह दी। जब वह उसकी अंतर्दृष्टि और दुनिया के बारे में ज्ञान का विचार कर रहा था, तब उसने उसे एक सेट कपड़े दिया जिसे उसने स्वयं बनाया था। आभारी भाव से उपहार स्वीकार करते हुए उसने मदद करने के अलावा यह सोचने का आश्चर्य हुआ कि उसने कितनी मेहनत और समय कपड़े बनाने में लगाया था। उसने बताया कि वस्त्र मूल रूप से उसके नए साल की शाम के उपहार के रूप में इरादा था। फिर भी उसकी उस दिन शुरू हुई प्रशिक्षण और अवसर के महत्व को देखते हुए वह मानती थी कि उसे उम्दा ढंग से तैयार होना चाहिए। उसकी बहन की गहरी स्नेह भावना से प्रभावित उन्होंने पाया कि उनकी आंखों में आंसू भर आ रहे थे और उन्होंने तत्परता से उस नया पोशाक पहन ली जिसे उसने उन्हें दिया था। बाद में उनकी बातचीत में उसने उनकी रात के भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में पूछा और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने प्रशिक्षण सत्रों के दौरान केवल कपड़े पहने। अगले दिन ये युन प्रशिक्षण क्षेत्रों की ओर चले गए, जहां वांग चेंग और उनके साथी अपने प्रशिक्षण के बीच में थे। वांग चोंग ने भारी वजनों को एक तरफ रख दिया जो काफी भारी थे कि वह जमीन को दरार दे सकते थे, जिसका उपयोग वह कर रहे थे, और उनके समूह के साथ उसे देखने गए। उन्होंने उसे मजाक में प्रतिभा कहा और सवाल किया कि क्या वह अपने मान्यता से कमजोर शरीर के साथ अपनी शक्ति का परीक्षण करने आए थे, जो 4 पृष्ठीय पत्थर का ताला भी नहीं उठा सकता था। अचानक ये युन ने जांग युक्सिन के आगामी आगमन की ओर इंगित किया। उत्तर में वे तुरंत सतर्क हो गए, नवीनीकृत ध्यान के साथ अपनी प्रशिक्षण को जारी रखते हुए। वे सभी एक सीरीज की पुशअप्स और अन्य व्यायामों में सहभागी होकर अपनी रूटीन में सम्मिलित हो गए थे। हालांकि जंग युक्सन का आगमन दृश्य में गंभीरता का एक नया स्तर लेकर आया। उन्हें मूर्ख कहता। उन्होंने असंतोष जताया, जोर देते हुए कि वह उनके प्रदर्शन को बंदरों के समान देख नहीं सकते। उन्होंने अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक पेड़ पर चोप हमला किया। बिना किसी परेशानी के उसे आधे में काट दिया और सभी को चकित कर दिया। इस शक्ति का प्रदर्शन देखकर उनके माथे पर पसीने की बूंदें उत्पन्न हुई। जब समझा कि झांग युक्सियन अपने नंगे हाथों से एक पेड़ काट सकते हैं, एक पेड़ जो उनसे भारी है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पारंपरिक कुंग फू या मार्शल आर्ट्स तकनीक नहीं देंगे। बजाय वह एक गुप्त तकनीक सिखाएंगे जिसे केवल जिन लोगों के रास्ते में जाना जाता है, सेना की निलंबन की कला। यह प्रकटीकरण भाग लेने वालों में भावनाओं की एक श्रृंखला को उत्तेजित किया, उत्तेजना और चिंता का मिश्रण। हालांकि तकनीक को सीखने से जुड़ी कठिनाई के बावजूद उनकी उत्सुकता स्पष्ट थी। इस अद्वितीय तकनीक को चित्रित करने के लिए उन्होंने वांग चेंग को सामने लाने का सम्मानित किया। मौके से आश्चर्यचकित फिर भी प्रसन्न वांग चेंग निर्दिष्ट स्थान पर तेजी से चले गए। विस्मय और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ वहां खड़े होकर जांग युक्सियान ने अपना ध्यान उस सुबनताल बबूल वृक्ष की ओर खींचा जिसे उन्होंने पहले काटा था और उसे खाने के लिए कहा। असाधारण कमांड से आकस्मिक रूप से पकड़े गए। वांग चेंग ने पेड़ की ओर मुड़ा। केवल उसके मन में निर्देश की बेतुकी पंजीकृत होने पर अचानक रुक गया। उसकी आंतरिक उलझन के बावजूद आदेश अभी भी हवा में लटक रहा था और उसका डर और अधिक स्पष्ट हो गया, जिससे उसका शरीर कांप उठा। हालांकि जांग युक्सियान और लियान चेंगयू ने इस पर जोर दिया कि वे लगभग असंभव कार्य के साथ आगे बढ़े। थोड़ी सी पसंद के सामने उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अस्वीकार करते हुए पेड़ की ओर बढ़ा और एक संतोष की भावना के साथ पेड़ का एक टुकड़ा उठाया। उसे अपने मुंह में डालकर इस अनौपचारिक तकनीक के बारे में जिज्ञासा भरे थे। लियोन चेंगयू ने इसकी प्रकृति के बारे में शिष्टतापूर्वक पूछा। जंग युक्सियान ने खुलासा किया कि यह हाथी निगलने की तकनीक है, एक अभ्यास जो पेट की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और पाचन क्षमताएं।
मान्यता थी कि जिन्होंने इस तकनीक को उच्चतम स्तर तक सीखा, एक ही दिन में पूरे गाय या जंगली जानवरों को निगल सकते थे। भोजन। इस प्रकटीकरण ने अन्य योद्धाओं में संदेह की भावना उत्पन्न की, जिसने उन्हें ऐसी कौशल की उपयोगिता और करिश्मा पर सवाल उठाने को प्रेरित किया। इन संदेहों को सुनकर जांग यूशियन का क्रोध भड़क गया और उन्होंने उन्हें जिन लोंगवेई की सेना की तकनीकों को उनके सीमित ज्ञान के आधार पर अनदेखा करने के खिलाफ चेतावनी दी। ज्ञान। उन्होंने आगे कहा कि खेती एक मार्शल कला के यात्री की आधारशिला बनती है और उनके पेट के विकास की अवहेलना खाद्य की कमी का कारण बनेगी, अभिभावक परिणामों की ओर ले जाता है। उन्होंने जोर दिया कि एक कुशल मार्शल कलाकर्ता उनके पोषण से अधिकतम लाभ उत्तोलित कर सकता है। इससे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेट के महत्व को महसूस किया गया। ये यून उनकी व्याख्या से गूंज उठे, क्योंकि उन्हें खाद्य को ऊर्जा में परिवर्तित करने की संभावित क्षमता का अनुभव हुआ। एक मजबूत पेट और एक हार्टी भूख उनकी खेती की प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकते हैं। जांग युक्सियन ने और अधिक जोर दिया कि एक मजबूत पेट ऊर्जा का सीमाहीन अवशोषण सक्षम करता है। मूल्यवान संसाधनों की बर्बादी को रोकना। वार्तालाप में लियोन चंग्यू ने पहले ही एक योजना तैयार कर दी थी। उनका इरादा था कि वे हार्ट की खोज के पूरा होने के बाद हाथी निगलने की तकनीक का उपयोग करें, अपने उच्च स्तर की ओर तेजी से बढ़ने का उद्देश्य रखते हुए। जैसे ही वांग चेंग वृक्ष को खाने लगा, जांग यूशियान ने उसकी ओर इशारा किया। उन्होंने इकट्ठा हुए योद्धाओं को स्पष्ट कर दिया कि इस तकनीक को सीखने से अकाल के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है। वृक्ष की छाल और घास के जड़ों का सेवन करने की क्षमता उन्हें अकाल के समय में पोषण सकती है। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनका आहार अनुशासन उसी दिन से बदल रहा था। पेड़ की जड़ें, पेड़ की छाल और गुआनिन जैसी चीजों को शामिल करता। मिट्टी। इनकी अचानक डाइट में बदलाव ने सभी को चौंका दिया और कुछ हद तक भयभीत कर दिया। उन्होंने उन्हें आदेश दिए कि वे हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास अपने भोजन के उपभोग के बाद करें, जो उनके असामान्य आहार से पोषण को प्रभावी रूप से पचाने में मदद करेगी। फिर भी संकोच और हिचकिचाहट के साथ मिले। यी यून आगे बढ़े। वह पेड़ की ओर बढ़े जहां वांग चिंग खा रहे थे। वह उत्कृष्ट हुए। नीचे झुककर उन्होंने पेड़ का एक टुकड़ा उठाया, इसे उपभोग करना शुरू कर दिया। इस कार्य के दौरान जांग यूशियान ने उसे कसकर निरीक्षण किया, जबकि इस अजीब प्रथा में भाग लेते हुए और जांग यूशियान की निगाह में यी यून ने विचार किया कि अब वह किस दुनिया में रहता है, जिसे सामाजिक दार्विनवाद के सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाता है और अनिश्चितता और आक्रामकता से चिह्नित है। जीवन शक्ति के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। फिर भी उसने इन कठोर नियमों से बंधन में नहीं होने का संकल्प लिया। सेनानियों के बीच तनावपूर्ण वातावरण बस गया जब उन्होंने उसके पेड़ों को पूरी तरह से उपभोग करने की जोशीली कोशिशों को देखा। उनका संकल्प उन्हें और डराने लगा। लियान छेंगयू की आवाज असहजता को काट कर रही थी, उन्हें मूर्खों के रूप में संदर्भित करते हुए और प्रश्न करते हुए कि क्या वे वयस्क होने के योग्य भी थे। फिर भी महिलाएं। उन्होंने योद्धाओं को जांग यूशियान के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश दिया। यद्यपि योद्धाओं में एक निराशा थी, उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। वे नजदीकी करते हैं। वृक्ष। वांग चेंग की यून के साहसिक कर्मों से निराशा स्पष्ट थी, भविष्यवाणी करते हुए कि वह पहला होगा जो डगमगाएगा। अन्य आलोचना में शामिल हुए। हालांकि वे मानते हैं कि वे धीरे धीरे सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं और खुद को उसके समकक्ष साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जायर युक्सेन का प्रकटीकरण उनकी संकोची आशा को तोड़कर रख दिया। उसने यह खुलासा किया कि हाथी निगलने की तकनीक को मास्टर करना यह एक सीधा सा काम नहीं था। उन्होंने यह बात साझा की कि कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी जब उन्होंने पेड़ की छाल खाई थी, बिना इस अभ्यास से किसी भी लाभ प्राप्त किए। यह निराशाजनक प्रकटीकरण उम्मीदवार सीखने वालों को गहरे रूप से अस्थिर कर गया। वह आगे बल देते हुए कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का पीछा करना एक मजाक से कहीं अधिक था, क्योंकि हर मार्शल आर्टिस्ट को छुपे हुए मृत्यु के खतरे को समझना पड़ता था और केवल खुद को अपनी सीमाओं तक धकेलने से ही कोई भेदभाव कर सकता। मार्शल आर्ट्स का पथ एक अज्ञात की यात्रा था, जिसमें आंतरिक दानवों का विजय शामिल था, मौत की पकड़ से बचने और कठिन परिस्थितियों को पार करने में। इस पथ में मौत की भूतहा नित्य सत्तावासी थी। जायर युक्सियन ने उन्हें अपमान के साथ ठट्ठा मारा, घोषणा करते हुए कि अगर वे पेड़ की छाल तक नहीं खा सकते, वे मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्टता नहीं थे और शायद ही वन्य में मर जाने के लिए। इन सबको स्पष्ट करते समय यून थके बिना पेड़ की छाल को निगलता रहा। वांग चेंग को यह दृश्य खिन्न करता, जो चिड़ और संकल्प के मिश्रण से प्रेरित पेड़ की छाल को भी चबाने लगे और घोषणा की कि उन्हें कुछ भी नहीं डरा रहा, ना ही मौत। पेड़ों के बाद सेनानियों ने उपलब्ध वृक्ष छाल का अधिकांश उपभोग कर लिया, अपने पेट को रेशेदार सामग्री से भर दिया। हालांकि यी यून सहित उन्हें अपनी अधिक खाने के कारण अचानक पेट दर्द से घुटने टेकने पड़े। अचानक जांग युक्सियान ने समूह की ओर बढ़कर उन्हें ये 12 क्रियाएं करने के लिए निर्देश दिए जो वह निभाने जा रहे थे। उन्होंने अपना मुकाम ले लिया और अपने हाथों से एक वृत्त बनाया जिसमें एक नीला पन्ना जैसा पहिया निकला। उन्होंने त्वरिततापूर्वक एक श्रृंखला की गतियां कार्यान्वित की, जिनसे आफ्टर इमेज उत्पन्न हुई जो उनकी मूल स्थिति में वापस मिल गई। हाथी की निगलने की तकनीक के 12 गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने योद्धाओं को उन्हें प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक सीखने से उन्हें विश्वास था कि यह उन्हें पौधों के सामग्री को पांचने में कठिनाई का सामना किए बिना हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करने के लिए सही पथ पर ले जाएगा। यह तकनीक सभी को चौंका गई, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हाथी निगलने की तकनीक में विशिष्ट चैलेंज शामिल थीं। यह तथ्य कि वे केवल आफ्टर इमेजेस को ही महसूस कर सकते थे, इसने उन्हें और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया।
वांगचेंग ने अपना हाथ उठाया, यदि वे क्रियाओं को मास्टर नहीं कर सकते तो परिणामों के बारे में सवाल करते हुए। उनकी आश्चर्यचकित निगाहों में उन्होंने जवाब दिया कि इसका एकमात्र परिणाम शौचालय में अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, जो पाचन समस्याओं का संकेत था। एक निराशाजनक प्रयास में कई लोगों ने अपना मुंह छेदना शुरू कर दिया था, आशा करते हुए कि उल्टी ट्रिगर हो और अतिरिक्त पौध का सामग्री निष्कासित हो। असावधानीपूर्वक लियोन चंगयू आगे बढ़े, क्रियाओं का प्रयास करने के लिए उत्साही, मानसिक रूप से धारण करने और कामयाबी से क्रियाएं निष्पादित करने। वह तुरंत प्रशंसा से नहलाया गया, अपने साथियों द्वारा अद्भुत और भगवान की तरह उपनामित किया गया। हालांकि जांग यूशियान ने केवल यह टिप्पणी की कि यह ठीक था। उनका ध्यान यी युन की ओर बदल गया, जो पहले से ही गतिविधियों का प्रयास करने के लिए तैयार थे, साथ ही अपनी संभावनाओं को मानते हुए। लियोन चंगयू अपनी क्षमता पर संदेह था कि वह तकनीक को निष्पादित कर सकेगा। हाथी निगलने की तकनीक ने पेट की कार्य को उत्तेजित करने के लिए सूक्ष्म गतिविधियों के निर्धारित अनुक्रम पर निर्भर किया, लेकिन लियोन चंगयू की समझ सापेक्षिक थी। जैसा कि युन केंद्रित हुआ, उन्होंने सोचा कि केवल जादू पर ध्यान देने से हरकतों को विकृत कर सकता है, और माना कि संतुलन ढूंढना कुंजी थी। मन में उन्होंने जैसा कि जांग युक्सियान ने दिखाया था उसी तरह हाथी निगलने की तकनीक को लागू किया। इसे देखें। उन्हें देखते हुए जांग युक्सियन ने आश्चर्य किया, अपनी क्रिया में तकनीक की सार का एक संकेत महसूस करते हुए। फिर भी उसे केवल एक बार प्रदर्शित करने के बावजूद वह चकित हो गए। यह मानने में कठिनाई हो रही थी कि ऐसा युवा व्यक्ति इतनी असाधारण समझ रखता है। इस बीच अन्य योद्धा उसके द्वारा प्रदर्शित तकनीक से हैरान थे और अनुमान लगाया कि वह लियान चेंगयू के समान स्तर पर हो सकता है, या शायद उससे भी मजबूत। विपरीत रूप में लियोन चंगयू गुस्से से स्पष्ट रूप से हिल गए थे। उसकी ईर्ष्या प्रज्वलित होती है जब उसने यह समझा कि एक युवा व्यक्ति जैसे कि युन ने उसे पार कर दिया है। उसके पास से युन ने अभ्यास के दौरान बहुत समय तक पसीना बहाया, क्योंकि उसके पेट में एक शक्तिशाली गर्मी बढ़ी। उसकी खुलासे के अनुसार हाथी निगलने की तकनीक में क्यू और रक्त को इकट्ठा करने की अद्वितीय क्षमता थी। रक्त इस नए समझ के साथ उस पर भोर हुई। हाथी निगलने की तकनीक का उपयोग करते हुए वह शीशा और लोहे के कील तक को समाहित कर सकता था। उसकी प्रभावशाली प्रदर्शन की गवाही देते हुए लियान चेंगयू ने जल्दी से एक चतुर मित्रता का आचारधारा अपना ली। उसने खुलकर स्वीकार किया कि उसे उसकी असाधारण प्रतिभा की आशा है, और पहले उस पर शक करने पर पछताया। उसने विलाप किया कि ये उनकी क्षमताओं को पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में लगाना उसकी क्षमता का अपव्यय है। उसने उसे प्रारंभिक शिविर में शामिल होने की युक्तिपूर्ण सिफारिश की। शिविर बल्ले की नई प्राथमिकता को बल देते हुए लियान चेंगयू ने उससे और सुनिश्चित किया कि वह राज्य के योद्धा बनने पर वह उसकी सहायता करेगा, जंगल से भागने में एक भविष्य देखते हुए जहां दोनों अपनी जाति की स्थिति को उन्नत करेंगे। ये एक कार्य मानते हुए जो जांग युक्सियन के सामने था, युन ने खुद को खेल में डाल दिया। आभार और सहमति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। उसके तुरंत बाद लियोन चंगयू ने जांग युक्सियन से पुनः तकनीक प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। प्रतिक्रिया में उसने हाथी निगलने की तकनीक को कम गति पर किया, जिससे सभी को इसे देखने और समझने की अनुमति मिली। हालांकि वह इसे करने में असमर्थ था। हालांकि अगले दिन उन्हें प्रशिक्षुओं को थका हुआ, संघर्ष करते हुए और थका हुआ देखकर चिढ़ गए। संघर्ष करते हुए और धरती पर गिर पड़े। गुस्से में भरे उन्होंने स्तंभ को जोर से मारा, अपमान की भावना का अनुभव करते हुए। कभी नहीं। फिर भी वांगचेंग ने स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया कि पिछली रात उन्होंने कॉटेज में पूरा समय अपनी जान के लिए प्रशिक्षण देते हुए बिताया था। वह दूसरों के साथ घुटने टेकता है और कहता है, दूसरों के पक्ष में उदारता की अपील करते हुए। जब लियोन चंगयू ने कड़े शब्दों में हस्तक्षेप किया, उन्हें आलोचना करके और उन्हें असमर्थ व्यक्तियों के समूह के रूप में चिह्नित करके, फिर भी जांग युशियान ने हस्तक्षेप करके उसे युन के साथ अभ्यास करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा उन्होंने दूसरों को अपने सामान्य अभ्यास में शामिल होने की अनुमति दी। युन के आगमन पर लियान चेंगयू ने उन्हें जांग युक्सियान की उपस्थिति में उचित आचरण दिखाने के लिए प्रेरित किया, और युन ने इस अनुरोध से सहमति दी। उसी रात जांग युक्सियान ने चांद की सुंदरता का शांतिपूर्वक आनंद लिया, और जब वह एक टुकड़े की जेड को देख रहा था तो वह अचानक अपने आवाज में प्रवेश कर गया। वहां उन्होंने अपने अचानक प्रस्थान की घोषणा करने वाला एक पत्र लिखा और त्वरित रूप से संघ से बाहर निकल गया। आगामी दिन लियोन चंगयू ने अपनी अचानक रवानगी की घोषणा की और एक कहानी रची, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने विशेष रूप से युन के लिए कुछ गोलियां छोड़ दी थीं। इसके अलावा लियान चेंगयू ने उनसे एक निजी मुलाकात की मांग की। इस गोपनीय वार्तालाप के दौरान उन्होंने एक योजना प्रस्तावित की जिसमें वे गोलियां शेयर करेंगे, जैसे कि वे भाई होते हैं, जो युन की ओर से जांग युक्सियान और लियान चेंगयू के प्रति कृतज्ञता के साथ मिला। हालांकि उनका व्यवहार जल्द ही बदल गया जब उन्होंने युन को मैनिपुलेट करना शुरू किया। उन्होंने संकेत दिया कि गोलियां उस पर गहरे प्रभाव डाल सकती हैं, इसका संकेत देने के लिए कि वह गोलियां केवल तभी प्रदान करेंगे जब वे हड्डी संशोधन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। लियान चेंगयू ने भी अपनी ताकत बढ़ाने में सहायता का वादा किया। प्रतिक्रिया में उन्होंने आभार जताने का नाटक किया और लियान चेंगयू को झुककर नमन किया। उन्होंने जोर दिया कि उनके कार्य क्लैन के भविष्य से प्रेरित थे, और युन को सलाह दी कि क्लैन के लोगों का कर्ज चुकाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे मरुस्थल की हड्डियों की उबाल की निगरानी करने का काम दिया। उसके लिए अनजान लियान चेंगयू ने छल की भावनाएं छिपाई हुई थीं। उसके पतन का लक्ष्य बनाने की कोशिश में गोलियों की प्रकृति को लेकर भी शंकाएं थीं। उसके बाद उनके निर्देशों का पालन करते हुए युन उस स्थल से रवाना हुए मंदिर की ओर जाने के लिए। उन्होंने अनमोल निर्जन हड्डी को खाने की संभावना पर विचार किया। लियान चेंगयू ने उन्हें भोला देखकर अपनी योजनाबद्ध योजना में गिरते देखा। मूर्खतापूर्ण, गर्वित और अनजाने में अपने पतन की ओर बढ़ते बढ़ते उसने युन जैसे कमजोर व्यक्ति में शक्ति और प्रयास निवेश करने को व्यर्थ माना। हड्डी संशोधन क्षेत्र की ओर बढ़ते
ये युन ने एक आदमी का सामना किया जो उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा था, उसका दावा करके कि उसकी कुछ दिनों की अनुपस्थिति ने उसकी किस्मत को सुनिश्चित कर दिया। हालांकि उसने कोई ध्यान नहीं दिया और हड्डी की ओर संघर्ष करते हुए बढ़ा। दिनों से अपनी ऊर्जा को पुनः आपूर्ति करने से बचने के बाद उसने शक्ति के लिए एक गहरी भूख अनुभव की। लियान चेंगयू की अधीरता को मानते हुए और यह समझते हुए कि उसके पास सीमित समय है, वह समझता था कि हड्डी से ऊर्जा सोखने की शुरुआत पर त्वरित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की आवश्यकता थी। उसकी पूरी हस्ती एक चमकती झलक की किरण भेज रही थी और उसने अपने शरीर में ऊर्जा की भावुक लहर को महसूस किया। फिर भी एक बार में पूरी ऊर्जा को सम्मिलित करने के बाद वह जमीन पर गिर गया। उसकी नाक और मुंह से खून टपक रहा था। ऊर्जा से विहीन और जमीन पर बिखरे हुए वह खपत अवस्था में दिखाई देता था, जिससे निकटस्थ लोग मान गए कि वह मौत के कगार पर है। इस परिणाम स्वरूप वह मर गया। वे लियान चेंगयू को स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्णय करते हैं। ये युन को खुद को असहनीय पीड़ा में पाया। अपनी आंखों के साथ हुए क्या कि परिणामों से झूलते हुए उनकी आंखें चौड़ी खुली रहीं, हालांकि उनका दृश्य धीरे धीरे अस्पष्ट हो रहा था। इस संकेत में एक व्यक्ति ने उसे जांचने का प्रयास किया, लेकिन उसे छूने पर उसके हाथ जल गए। सतर्कता से उसे पुनः स्थापित करने के बाद यह पता चला कि उसकी आंखें लाल चमक उत्पन्न करती हुई खुली हुई थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। नाक और मुंह, यह भयंकर दृश्य उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि शायद वह अधिराजित हो सकते हैं, जिसने उनके पीछे हटने का डर पैदा किया। इसी बीच जो ऊर्जा उन्होंने सोख ली थी वह ई युन की नाड़ियों में जल रही थी। उसने मनन किया कि क्या उसकी मानसिक स्थिति या एमेथिस्ट का प्रभाव संघर्ष का कारण बन रहा था। यह उसके शरीर के विस्फोट के कगार पर होने के समान महसूस हुआ और उन्होंने यह मान लिया कि वह मौत के किसी निश्चित पथ पर थे जब लियान चेंगयू पहुंचे। दर्दनाक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सभी शक्ति को खड़े होने और उस स्थान से निवास करने के लिए बुलाया। उसके खून से लथपथ कपड़ों में चलते हुए दर्शकों ने उसे अपनी भाग्य के हवाले करने का फैसला किया, मानते हुए कि वह पहले से मरने की हलचल में था। हाथ में वांग चेंग ने लियान चेंगयू को ये युन के प्रतिबिंबित होने की आनंददायक जानकारी साझा की, जिसके साथ पूरे शरीर में खून बहने लगा। आखिरकार उसकी मौत में परिणत होने की संभावना। लियान चेंगयू का चेहरा एक दुष्ट उपहास में बदल गया जब उन्होंने इस खबर का समाचार पाया, तो एक विकृत खुशी की अभिव्यक्ति। समाचार वांग चेंग ने ये युन के शरीर को कुत्तों को खिलाने का सुझाव दिया ताकि उनकी नफरत को निकाल सकें। हालांकि ये युन का शरीर कभी नहीं मिला। हालांकि लियान चेंगयू ने तत्परता से इस धारणा को खंडन किया। उसके सिर पर एक तेज चपेट मारकर झांग यूसियान के वापसी पर उम्मीद की जा रही प्रतिक्रिया के कारण प्रस्ताव का खारिज कर देना। उसने अपनी भूल की मान्यता दी। उसने बुरी तरह से सोची गई सुझाव के लिए माफी मांगी। उसके बाद लियान चेंगयू ने उससे ये युन को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया, उनकी दुष्ट इच्छा द्वारा संचालित, जो अपने पतन को स्वयं देखना चाहती थी। अंत में उसने वांग चेंग से ज्याओ को सूचित करने का कार्य सौंपा कि वह एक महत्वपूर्ण मामले की चर्चा करना चाहता था। उल्टा ये युन की गतिशीलता को काफी प्रभावित किया गया था। उसकी चलने की क्षमता को सिर्फ संघर्ष में घटाया गया था और उसकी दृष्टि को अंधापन की स्थिति तक घटाया गया। उसकी आंखें प्रकाश और खून के उलझन भरी मिश्रण थीं। फिर भी उसे अनभिज्ञता बनी रही कि वह अनजाने में एक नदी की ओर जा रहा था। दूसरी ओर शियारू शांति की भावना के साथ अपने कामों में व्यस्त थी। हालांकि वांग चेंग के एक अस्थिर मुस्कान के साथ पहुंचने पर उसकी शांति का अनुभव अचानक टूट गया था और उन्होंने ये युन की परेशान करने वाली खबर दी कि वह दोनों अधिकृत थे और व्यापक रक्तस्राव का अनुभव कर रही थी। यह चौंका देने वाला प्रकटीकरण ने उसे अपने कर्तव्यों को त्यागने के लिए प्रेरित किया। जब उसने अपनी सामग्री को एक तरफ फेंका और आंसू उसके चेहरे पर बह गए, उसने ये युन को ढूंढने की जल्दी की। उसके खून के निशानों से प्रकाशित उसकी राह। अंततः उसने उसे ढूंढ लिया। फिर भी उसने एक नदी के किनारे की ओर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। वह पीछे से जोरदार आवाज लगाती हुई कहती है, उसे गिरने से बचाने के लिए उसे रोकने की विनती करती है। हालांकि वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग लग रहा था और उसकी चेतावनियों के बावजूद उसने अपना संतुलन खो दिया और शक्तिशाली नदी के धारा द्वारा उसे बहा दिया गया। आखिरकार वांग चेंग ने देखा कि वह खतरनाक तरीके से उसी भाग्य का साझेदार बनने के करीब थी और उन्होंने तेजी से हस्तक्षेप किया, उसे नदी में गिरने से बचाते हुए। इस प्रकार एक संभावित त्रासदी से बचते हुए वांग चेंग ने उसे वहीं रहने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वे ये युन के शरीर की खोज करेंगे। वह अपने अनुशोचनीय शोक और ये युन के बार बार कहने के बावजूद उसका नाम लेती रही। इस गोंद में वांग चेंग ने उसके प्रति लियान चेंगयू की संकेतित इरादों पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। इस बीच लियान चेंगयू अकेले क्लैन की समाधि में खड़े थे, एक बैंगनी क्रिस्टल को थामे। अचानक वांग चेंग ने दौड़कर स्थल पहुंचने की कोशिश की। उनका सांस फूल गया था। उनके आगमन का अनुभव करते हुए लियान चेंगयू ने अपने कपड़ों के नीचे बैंगनी क्रिस्टल को जल्दी से छिपा लिया। उसने खबर साझा की कि गांव फ्रॉस्ट घटना के कारण अराजकता में फेंक दिया गया था। उन्हें ये युन के शरीर की खोज में सहायता करने के लिए बहुत भयभीत कर देता है। आश्चर्यजनक रूप से वांग चेंग पर वे गुस्सा हुए क्योंकि उसने केवल सूचना देने के लिए जनसंघ की समाधि की पवित्रता में हमला किया। चेंग अपनी मूर्खता को पहचानकर खुद को नम्र करता है और क्षमा मांगता है और अपना निर्णय लेता है। उसकी विनती के लिए झुकते हुए उसने उसे ये युन की मृत्यु की खबर फैलाने के लिए आदेश दिया। वांग चेंग ने रणनीति की जटिलताओं को समझा और उसकी सराहना की। ये युन की बहन का लियान चोंगयू की सेवा में बाध्य होने की संभावना पर संतोष व्यक्त करते हुए। इस बीच उनका चेहरा वांग चेंग के सुव्यवस्थित व्याख्या को मानते हुए एक कुत्सित मुस्कान में बदल गया। हालांकि माहौल में एक अनपेक्षित मोड़ आया जब चारों ओर जीवंत बैंगनी प्रकाश फैल गया।
और वांग छेंग को क्लान की कब्र की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से पीटे जाने के बाद लियान चेंगयू फुरी से भर गए थे जब वे अपने माता पिता के विश्राम स्थल से जोरदार रूप से बातचीत कर रहे थे। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने मान्य किया कि आगे का मार्ग कठिन और मांगलिक होगा। फिर भी उनकी दृढ़ता अडिग रही। वांग छेंग क्लान की कब्र से निकले, एक शारीरिक विवाद के अस्पष्ट संकेतों को बरतने वाला। उसकी स्थिति का गवाह बनकर याओ युआन हैरान थे, आश्चर्यचकित हुए कि वांग छेंग ने लियान चेंग यू की खोज में क्लान की कब्र में प्रवेश करने का साहस किया था। लगातार लियान चेंग यू याओ युआन के द्वारा हल्के तरीके से परेशान थे। आगमन, उन्होंने उसके साथ कुछ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की, केवल उसके द्वारा पूर्ववर्ती होने के लिए, जिन्होंने घोषणा की कि यून के अवशेष बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता के मरने के तरीके के साथ असंगतता को उजागर किया और सुझाव दिया कि अगर यून के लिए संस्कार की व्यवस्था की जाए तो यह यून के लिए संस्कार होगा। ताबूत अनिवार्य रूप से एक खाली पात्रा को धारण करेगा। हालांकि याओ युआन की निराशा चरम पर पहुंची, जिसने उसे यह व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया कि याओ मु के 2 सहायकों की हानि के बाद 1 दशक बीत चुका था। तब से उसने गांव वालों की कल्याणकारी अनदेखी कर दी। उसने दावा किया कि लियान चेंगयू की प्रगति की जिम्मेदारी कई गांव वालों की जिंदगियों की कीमत पर आती है, जिसे वह अपने माता पिता को आरोपित करते थे। याओ युआन ने तर्क किया कि उनके ईर्ष्या के कारण ये यून का पतन हुआ था, उनकी बहन को बंधक बना दिया गया था। फिर भी सारी जिम्मेदारी और शर्मली और चेंगयू के माता पिता पर थी। उनकी चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने एक अनपेक्षित प्रकटीकरण की खुलासा किया और बताया कि 10 साल पहले हुए जानवर संकट के दौरान याओ युआन लियान क्लान के आसपास उपस्थित थे। लियान चेंगयू अपने माता पिता के साथ निस्साहसिक रूप से जानवर से सामना किया था। फिर भी एक दुखद घटनाक्रम में उनके माता पिता ने अपनी बलिदान दी ताकि उनका जीवन बच सके। जैसा कि वे जीव द्वारा निगल लिए गए, उनके अवशेषों का कोई निशान नहीं छोड़ा। दुर्भाग्यवश याओ युआन लियान चेंगयू की स्थिति के बारे में अनजान रहे। उस भाग्यशाली अवधि के दौरान चाओ युआन स्पष्ट रूप से व्याकुल होकर और पसीने में उसे उद्दीपना दी कि वह स्थिति का एक व्यापक खाता प्रदान करे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने वनवासी लोगों के साथ अपने संबंध और पर्पल क्रिस्टल की प्रदर्शनी को हास्यास्पद मानकर खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जानवर की घटना को एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए संगठित किया गया था। केवल उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने उजड़े हुए हड्डियों की कसौटी पार की थी, आपत्ति से बाहर निकलने में सफल हुए। अभी भी प्रकटीकरणों से सनक रहे। याओ युआन दशक पहले हुई घटनाओं का पूरा विवरण जानने पर अडिग थे। सीधे तौर पर लियान चेंगयू ने आकाश में एक खगोलीय घटना पर ध्यान दिया। शक्तिशाली जानवरों के उमड़ने के साथ उन्होंने साम्राज्यवादी आकृति के उदय का रहस्यमयी उल्लेख किया और उनके गोत्र की सर्वोच्चता के निकटतम उदय। उनकी भयानक मुस्कान वापस आई जब उन्होंने सभी वीरान गोत्रों को विश्वव्यापी रूप से समाप्त करने की अपनी इच्छा खुलासा की, अपने ही गोत्र के साथ आरंभ करते हुए, और एक आतंकमय हंसी के साथ समाप्त हुई जो दृश्य से निराश होकर चले गए। याओ युआन ने यह समझ लिया कि अक्षम याओ माओ अब अपने पोते को नियंत्रित नहीं कर सकते। ऊपर चंद्रमा की ओर देखते हुए उसने उलझन का विचार किया। जैसा कि निकला, यून को गिरने के बावजूद जीवित रहने में सफलता मिली और उसने खुद को ईस्ट रिवर की गहराई में पाया। दिलचस्पी से गिरने के प्रभाव से लगता है कि उसके शरीर के दर्द संवेदकों को एक क्षण के लिए सुन्न कर दिया था। उसने सोचा कि क्या उज्ज्वल प्रकाश की पहली संवेदना सिर्फ एक स्वत संवेदी प्रतिक्रिया थी। अचानक एक दर्द की लहर उसके हृदय में दौड़ गई, यह याद दिलाने के लिए कि ऊर्जा अभी भी उसमें बह रही थी। उत्तर में उसने खुद को पानी में और भी गहराई में डूबने का चुनाव किया। हालांकि जब वह नीचे उतरता था तो पानी का दबाव बढ़ गया, लेकिन उसे इसमें एक अजीब सांत्वना मिली। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें अब सांस लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सीधे ऊर्जा को अपने कोशिकाओं का पोषण किया। इस अद्वितीय परिस्थिति के बीच ये यून खुद को अपने अगले कार्यक्रम के बारे में अनिश्चित पाए। चाहे उसे अपने शारीरिक स्वरूप को परिष्कारित करने पर ध्यान केंद्रित करना हो, शायद ड्रैगन टेंडन और टाइगर बोन फिस्ट के सेट्स में सक्रिय होना, या हाथी निगलने की तकनीक का एक बार फिर प्रयास करना, ऊर्जा सौरभ करने की क्षमता को तेज करने की संभावना देखते हुए। हालांकि उन्होंने तीव्र जलदाब के ऊर्जा प्रवाह पर प्रतिक्रियात्मक प्रभाव की मान्यता दी। शायद इस जलाधीन पर्यावरण में वजन प्रशिक्षण शामिल करना एक समाधान हो सकता है। फिर भी ऐसा नहीं था। फिर भी पानी की कोमल धारा ने उसे सांत्वना की भावना में लिपट लिया। इसने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए प्रेरित किया। उनके मन में एक श्रृंखला के जीवंत फ्लैशबैक की बाढ़ आई। वांग चेंग के हाथों में जैरू के यातना सहन करने की छवियां, उसकी सहायता के लिए उसकी आंसू भरी अपील उसकी स्मृति में गूंजती थी। उसमें एमेथिस्ट तत्परता से एक चमकदार चमक उत्पन्न करने लगा। उसके सीने से एक अशांतिजनक भावना निकली। उसे सूचित करता है कि उसकी भावनाएं उसके शरीर में बह रही ऊर्जा के साथ मिश्रित हो रही हैं। यह स्पष्ट हो गया कि उनकी तीव्र भावनाओं ने उनके भीतर के एमेथिस्ट से प्रतिक्रिया की। नई प्राप्त समझ को हार्नेस करने का संकल्प। उन्होंने अपनी भावनाओं पर प्रभुत्व प्राप्त करने की जरूरत को पहचाना और इस ऊर्जा वृद्धि का उपयोग किया एक ब्रेक थ्रू के लिए। वह जारू की सुरक्षा करने के लक्ष्य में दृढ़ था और उसके लिए एक ढाल बन गया। इसे हासिल करने के लिए उसने सभी विचलनों को दूर करने और अपने शरीर द्वारा प्रदान की गई मार्गदर्शन के प्रति पूर्णतया समर्पित होने का संकल्प किया। और अमेजॉन की रहस्यमयी शक्ति, उसने खुद को ताओ के ज्ञान द्वारा प्रकाशित पाया। प्रकृति का सार और जल की शांत गोद का आलिंगन, जो सबने एक गहरी सांत्वना का अनुभव कराया। हालांकि यहां तक कि जब युआन ने पानी के भीतर नई सुविधा को अपनाया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सबसे उपयुक्त कार्यक्रम का पता लगाया। फिर भी उसकी पसंद के बावजूद
यह स्पष्ट रहा कि ड्रैगन टेंडन और हाथी निगलने वाली तकनीकों में अपनी सीमाएं थीं। उनकी जीवित रहने में आदि भौतिक जल और आदि भौतिक आत्मा के माध्यम से यह एक साक्ष्य था कि वह कई प्रतिभाओं का आदमी था। यह एक प्रमाण है जो एमेथिस्ट द्वारा निभाई गई यंत्रणात्मक भूमिका का। यह उसे एक ऐसी कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग सहन कर सकते हैं। यात्रा यी यून ने ड्रैगन डांस में मास्टरी की ऊंचाई तक पहुंची जो केवल कुछ विशेषाधिकारित लोगों तक ही पहुंचने योग्य थी। यह एक क्षेत्र था जहां रूप बंधन नहीं करते थे, रिक्तता का कोई प्रभाव नहीं था और अनंत विस्तार में स्वयं को विलय कर दिया। वहीं नदी के किनारे स्थित एक लघु आकृति ने, जिसके पैर एक जानवर के समान थे, लिन जिनटोंग को आदेश दिए। वह एक मोहक युवती थी जिसके बहते बाल और चमकदार बैंगनी आंखें थीं। उसने उसे बताया कि अगले चरण के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसने उसे निर्देश दिया कि वह मात्र 15 मिनट के भीतर छठी कक्षा का दानव नष्ट कर दे। कार्य की शुरुआत करते हुए उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, एक अरे का जादू जो वह हवा में उठा देती है। एरे ने तत्परता से प्रभाव दिखाया, छठी कक्षा के प्राणी को आग में लपेट लिया, लेकिन राक्षस का पतन धीरे धीरे हुआ, जिससे उसने एक और प्रयास करने की प्रेरणा प्राप्त की। एक श्रृंखला की जटिल मुद्राओं का उपयोग करते हुए एक पीला चमक उत्पन्न हुई। शेष अस्थियों को एक आगी ज्वाला में प्रज्वलित करके एक तावीज अरे की ओर फेंकी गई। सिर्फ एक छोटा सा अस्थि का टुकड़ा छोड़कर। उसकी नतीजे से असंतुष्टि के बावजूद उसे अपने अध्यापक की सराहना द्वारा धैर्य मिला। उन्होंने उसकी क्षमता की स्वीकृति दी कि उसने निर्दिष्ट 15 मिनट के समय के भीतर कार्य को पूरा किया। फ्रेम ने उसे उसकी आयु की सबसे असाधारण बैरन शामन के रूप में स्वागत किया। उन्होंने स्वीकार किया, परिषद उसे अविश्वासी नहीं होने और पहले बोन रेलिक को सुरक्षित करने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने उसकी इन नसों के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की। यह देखते हुए कि इस अद्वितीय स्थिति के कारण उसका आयुष्मान विवर्जित था, उसे अवरुद्ध नसों को सुधारने के लिए फायरबोन धातुओं की आवश्यकता थी और इस सीमा का सामना करने के लिए उसकी अव्यक्त प्रतिभा को अधिकतम करें। हालांकि प्राचीन कथाओं के अनुसार एक सम्राज्ञी की चर्चाएं थीं जिन्होंने अपनी छह नसों की बलि देकर और एक छुपे हुए परिवर्तन से गुजरकर श्राप की बेड़ियों को तोड़ने में सफलता पाई। संकेत दुर्लभ थे और न तो उसने और न ही लिन परिवार को मिस्ट्रियस इवेंट के बारे में पता था। उसने गहरी सांस ली। उनकी योजनाओं को जांचते हुए उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। उसका जवाब एक सांत्वना के रूप में काम किया, उसे यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पारिवारिक ने उसकी अपनी गिन्नस के बावजूद हड्डी अवशेषों के माध्यम से उसका आयुष्मान बढ़ाया था। औसत व्यक्ति की तुलना में उसने खुद को शांति की एक भावना के साथ धन्य माना। उसने पूछा, क्या उनकी बंजर भूमियों की यात्रा ताइयान चयन से संबंधित थी? उन्होंने मान्य किया कि उनका उद्देश्य उसके प्रशिक्षण से आगे बढ़ता है और सुझाव दिया कि वे उनके उद्देश्य को गिनवाते हुए चलना जारी रखें। उन्होंने और आगे बढ़े बर्नलैंड्स में पिछले महीनों के दौरान होने वाली घटनाओं के प्रति उसकी जागरूकता का प्रश्न किया। तेजी से उसने खुलासा किया कि उस समय के दौरान बैंगनी बादलों की 2 घटनाएं हुई थीं, लेकिन परिस्थिति ने 2 महीने पहले एक विचित्र मोड़ लिया था। बादलों ने भूमि को घेर लिया, जिससे कि क्यू ऊर्जा में व्यग्रता होती है और यहां तक कि बंजर राक्षसों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इस प्रकार आगामी तैयान चयन के दौरान इन विचित्र घटनाओं से 3 संभावित परिणाम उभर सकते हैं। पहली संभावना थी कि एक खजाना सामने आ सकता है, जबकि दूसरा कैलामिटी की घटनाओं का उल्लेख करता था। कठिनाई इस बात में थी कि खजाने के कंपास में मेल खाने वाले संकेत की अनुपस्थिति या बंजर भूमियों में ऐसी विनाशकारी घटनाओं के सबूत। इसने तीसरे और शेष परिपोथी अप्रमाणित अफवाह की ओर इशारा किया। यही कारण था कि उन्होंने उसे साथ ले आया। जैसे ही उन्होंने यह जानकारी उजागर की, उसने आश्चर्य में रह जाने का आवेदन किया और पूछा कि क्या उन्होंने इसे उसके लिए संगठित किया था। उसने उसे अपनी भूख के प्रभावित होकर अपनी गति तेज करने का आग्रह किया। उसने लियन जनजाति के माध्यम से गुजरने के बाद ताओ जनजाति में उनके निर्धारित विश्राम स्थल का उल्लेख किया। रूप से उसे ध्यान यून पर उपयोग खींच गया कि उस टाइम समय समाप्त पर यून एक अचेत अवस्था में एक भूख की भावना ने भी उसे ग्रस्त कर लिया था। गति में लिन शियोंग ने उसे उसके कपड़ों से पकड़ा, उसे पानी से बाहर खींच दिया। जब उसकी आंखें झपकीं तो पहली मूर्त जो उसकी नजरों का स्वागत करती थी वह उसकी थी। वह नदी के किनारे बैठे रहे, उनकी नजर लिन शिंटोंग के साथ तालमेल बनाई हुई। एक अचानक मोड़ में उन्होंने उलटी के प्रति समर्पण कर दिया, जिसे उनकी सतर्क आंखों ने देखा। स्वयं को सजाने के बाद उन्होंने उनकी पहचान के बारे में पूछा। इससे उसे अपना सवाल पूछने की प्रेरणा मिली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह नदी पर क्यों तैर रहा था और क्या वह डूबने के खतरे में था। वह अपनी जल की उपज के बारे में सच्चाई को छिपाने का फैसला किया। अमेथिस्ट क्षमताओं का खुलासा करने से सतर्क इसके बजाय उसने सच्चाई कहने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने उनके समय पर हस्तक्षेप के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। रोचकतापूर्वक शिक्षक ने यी यून को युवा और चतुर दोनों ही माना। एक तीक्ष्ण नजर से उसने उसे अध्ययन किया, उसकी नब्ज और उसकी उपज के अवशेषों का विश्लेषण करके और गहराई में जा रहा था जो उल्टी के दौरान निकाली गई थी। फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि ये यून डूब नहीं रहे थे, जिसने उसे सोचने पर मजबूर किया कि क्या शिक्षक की तीसरी आंख जागृत थी या एमेथिस्ट की सारतत्व को समझने की क्षमता। फिर भी उन्होंने अपने पहेली में किसी भी रुचि को खारिज कर दिया और एक सम्राट सामान आकृति ने अपने जैसे निर्द्वंद्व व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करने के बारे में संदेह जताने का व्यक्त किया। जिज्ञासा बनी रही। इसे नेतृत्व करते हुए शिक्षक ने पूछा कि बंजर भूमि से एक नम्र युवा किस प्रकार से क्यूई मार्गदर्शन चरण तक पहुंच गया था। यह प्रकटीकरण ने यून को प्रेरित किया क्यों उन्होंने एक मांस अस्थियों को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बावजूद अपने वर्तमान चरण में फंसे रहे। उसके अपनी टिप्पणियों में जोड़ते हुए शिक्षक ने नोट किया कि उसकी नसों में अद्भुत स्पष्टता थी और ये ड्रैगन नसों के समान थे। उन्होंने अपने रक्त की शक्ति की प्रशंसा की और उनकी खेती की सटीकता की मान्यता दी। फिर भी उसने सोचा क्यों ये गुण एक साधारण मूल के युवा लड़के में प्रकट हुए।
इस अवलोकन ने लिंग सियनटोंग में उत्साह की एक झलक जगाई, जिन्होंने पुष्टि की कि क्या वह सुझाव दे रहे थे कि ये युन ने एक निखरी हुई शारीरिक संरचना का अधिकार प्राप्त किया था। उसने इसे मान्य किया, फिर भी ऐसी घटना की दुर्लभता पर जोर दिया। ये युन की मूल उत्पत्ति को देखते हुए इस आदान प्रदान के बीच ये युन अपनी गणनाओं में लगा हुआ था। हालात शक की गुंजाइश नहीं देते थे, क्योंकि ये व्यक्ति उज्जड़ भूमि को एक आवारा आराम के साथ नेविगेट कर रहे थे, जिसने उनकी असामान्य स्थिति को पकड़ लिया। क्षण शिक्षक ने खुलासा किया कि एक बेहतरीन तरीके से उगा हुआ शरीर रखना आज भी ची मार्गदर्शन स्तर पर असामान्य था, जबकि ये युन की क्षमता को औसत माना गया। उन्होंने यह अनुमान लगाने की साहसिकता की कि हो सकता है कि वह अनजाने में एक कीमती खजाना अवशोषित कर चुके हों, उसके बाद पानी में गिरे और अपने वर्तमान चरण तक आगे बढ़े। उनके सूक्ष्म अनुमान को प्राप्त करते ही ये यून खुद को पूरी तरह से चौंका हुआ पाता है, पूछता है कि क्या व्याख्या सही थी। शिक्षक ने अपनी भाग्य और महत्व की भावना व्यक्त की। उससे मिलकर विचार में फंसा हुआ उसने अपने विचारों से जूझा। अनुमानित रूप से शिक्षक ने कुछ सिक्के बढ़ाए, जिन्हें वे मनमानी तरीके से कैंडी के रूप में संदर्भित करते थे। यह अप्रत्याशित कंजूसी ने ये यून को हैरान कर दिया। फिर भी उसने अपनी सादगी के परिप्रेक्ष्य में किसी के लिए तांबे के सिक्कों की तुच्छ मूल्य की मान्यता की। जब वह भविष्य और बहन की दुर्दशा पर विचार कर रहा था, शियारू, ये यून ने एक कार्यक्रम का विचार किया। उस पर एक विचार उगम हुआ। शायद लिन शिनटोंग और शिक्षक उसे लियान छेंगयू को ठेंगा देने में सहायता कर सकते हैं। प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वे लियान जनजाति में रहने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन शिक्षक तुरंत मना कर दिया। ताओ जनजाति की ओर उनकी आगामी यात्रा का खुलासा करते हुए ये यून की भीगी हुई स्थिति को देखते हुए शिक्षक ने लिन शिनतोंग को भोजन प्राप्त करने की सलाह दी। यद्यपि उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति में काफी समय खर्च किया था, ये यून को भी पोषण और गर्मी की आवश्यकता थी। उसने उसे भी निमंत्रणा दी, ये समझते हुए कि उनका मार्ग अनिवार्य रूप से उन्हें लियान जनजाति में खाने के लिए ले जाएगा। उन्होंने इसे एक सही समय माना। उन्होंने सहमति दी कि वे उनके साथ जाएं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए उन्हें उत्साहित किया। थोड़ी देर बाद वे खाने के लिए बैठ गए। हालांकि शिक्षक एक साझा भोजन के विचार से कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए, ये यून की धारणा के विपरीत कि उनके सामने वाली मुर्गी आम बात से दूर होनी चाहिए। उसकी विचारणा को समझते हुए उसने पूछा, क्या उसने कभी असली मुर्गी का सामना किया है? विनम्रता से ये यून ने उत्तर दिया कि उसने मान लिया था कि उसकी तरह अमृतत्व की क्षमता वाले लोगों को पोषण की आवश्यकता नहीं होती। ये टिप्पणी उस पर एक अनपेक्षित चट्टान की तरह प्रहार की। वह भावनात्मक विस्फोट उत्तेजित करते हुए जोरदार तरीके से उत्तर दिया कि उस कार्य को खाने के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था, लेकिन बजाय खेती के। कुछ समय के लिए गुस्से की ठंडक के बाद उन्होंने पकाना फिर से शुरू कर दिया, जबकि ये यून को उनकी पाक कला का स्वाद लेने वाले उन भाग्यशाली लोगों में से एक होने पर टिप्पणी करते हुए वह किस्मत के एक झटके में अनुभव के माध्यम से बोध प्राप्त कर सकता था। फिर भी ये यून इस विषय पर चर्चा करते रहने से थक गया। खाना तैयार करने के बाद उसने लिन शिनटोंग को एक जली हुई टुकड़ा पेश किया, सुझाव देते हुए कि ये यून ने अपना हिस्सा पकाना चाहिए। हालांकि ये यून खाना बनाने के कौशल में खो गए थे, फिर भी उन्होंने इसे उससे सहायता मांगने का अवसर लिया। विचार करते हुए विकल्पों का उसने अपनी योजना को पूरा करने के लिए नमक से पके हुए मुर्गी की तैयारी करने का विचार किया। उन्होंने गुरु से एक बोतल वाइन की मांग की, जिसने इस प्रस्ताव को रोचक पाया। उसने सहमति दी और ये उनको शराब दे दी। फिर भी लिन शिनतोंग की युवा को शराब पिलाने के बारे में संकोच के बावजूद उसका ध्यान उस पर ही बना रहा। उसे बारबारी के साथ शराब की बर्बादी न करने के लिए प्रेरित किया। जबकि ये यून अपनी पाक कला में जारी रहे, उसने सुझाव दिया कि वह अपनी शराब की मात्रा को कम करे, लेकिन उनका ध्यान ये यून पर ही टिका रहा। जैसे ये यून ने चिकन को नमक के साथ मसाला, उसकी नाराजगी बढ़ गई और उसने लगभग अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो रहे नमक पर चिल्लाया। उसने पूछा, क्या ये यून ऐसी नमकीन व्यंजन खाकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? थोड़ी प्रतीक्षा के बाद ये यून पके हुए मुर्गे के साथ वापस आए। लिन शिनटोंग और अध्यापक दोनों से अच्छी तरह से तैयार डिश की गवाही देने पर आश्चर्यचकित होने का आग्रह करते हुए उसका मोह जब वह स्वादिष्ट मुर्गी पर टिका रहता था, यही यून स्वाद के प्रति अपराजित, परेशान उनकी उपस्थिति में उनका भोजन शुरू किया। मजाक का एक मौका पकड़ते हुए उन्होंने लिन शिनटोंग को चिकन का एक टुकड़ा खिलाने का खेल ही बधा दिया। गुरु को मजाकिया तरीके से उकसाना। गुरु की वजन घटाने की इच्छा स्पष्ट थी और उसने चिकन के लिए एक गुणवत्ता परीक्षक के रूप में खुद को प्रस्तावित किया। जैसे ये यून एक क्षण के लिए बिल्कुल गायब हो गए, व्यस्त हो गए। खाते समय जब वह वापस आया तो उसे चौंका देने वाली बात यह थी कि शिक्षक ने पूरी मुर्गी खा ली थी। अनपेक्षित दृश्य ने उसे आघात में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से सारा चिकन खाने के बावजूद भी उसने टिप्पणी की कि वह काले चिकन के निकट था। बिना देरी के उसका नाम पूछने के बारे में उन्होंने ये यून को एक राशि का प्रस्ताव दिया। हालांकि ये यून ने विनम्रतापूर्वक उस उपहार को ठुकरा दिया और व्यंजन का नाम बताने लगे। भाग्य तीतर नाम उसके विचारों के साथ गूंज उठा। इसने उसे ये यून के असली इरादों के बारे में पूछने के लिए प्रेरित किया। एक क्षणिक मौन के साथ उसने एक बार फिर सवाल पूछा, उसे स्पष्ट होने के लिए उत्साहित करते हुए। अंत में उसने मौन तोड़ा, मानते हुए कि उसने अध्यापक की असाधारण स्थिति को मान्यता दी और समझा कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। जैसे ही उन्होंने किसी भी चापलूसी को अलग किया, ये यून ने दावा किया कि वह अपने शब्दों में संवेदनशील और सीधे हैं। उन्होंने बिना किसी संरक्षण के विषय को उत्थापित किया, व्यक्त किया कि विस्तृत जंगल में जीवन के लिए तुलनात्मक शक्ति प्राप्त करने पर निर्भर करता है। साहस की एक लहर के साथ साम उन्होंने यह अनुरोध किया कि गुरु उन्हें बल का उपहार दें। उत्तर में शिक्षक ने पूछा कि क्या उसकी इच्छा थी कि वह उसका शिष्य बने। हालांकि यून ने डर जताया कि उसकी कमजोर हड्डी ढांचा उसे ऐसी स्थिति से बाहर कर देगा। दूसरी ओर
उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति और सहनशीलता को मान्यता दी, फिर भी स्वीकार किया कि उनकी कमजोर हड्डियां उन्हें शिष्य के रूप में लिए जाने की सीमा निर्धारित करती हैं। एक मूल्यांकन जिसे यी यून ने स्वीकार किया। उन्होंने संवर्धन दुनिया में संसाधनों की कमी को स्पष्ट किया, यह बताते हुए कि मूल्यवान संपत्तियां मुख्य रूप से संपन्न परिवारों के पास ही थीं। अक्सर उसकी कमजोर हड्डियों के बावजूद स्वाभाविक प्रतिभा के साथ जोड़ा जाता है। उन्हें औसत अभ्यासी की तुलना में 10 या शायद 100 गुना अधिक उपभोग दर की आवश्यकता होगी। फिर भी इस कठिन पथ में महारत की छोटी तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं थी। इस पर विचार करते हुए यी यून अपनी क्षमता का तुलनात्मक आकलन कर नहीं सकते थे, खासकर कम प्रतिभा वाले लियान चेंगयू के साथ। किसने अधिक खुदाई करके बैंगनी रक्त राज्य प्राप्त किया था? हालांकि उन्होंने यी यून के चयन प्रक्रिया में भाग न लेने के कारणों की जांच की, देखते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और यदि वह सफल होता है तो स्थिर आजीविका की आश्वासन, अपने गुप्त हथियार अमेथिस्ट की सुरक्षा करते हुए। यी यून ने अपने वास्तविक प्रेरणाओं को खुलासा करने से मना किया। बजाय उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य शिक्षार्हता की खोज नहीं था, परंतु जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया में खेती सामग्री पर मार्गदर्शन का अनुरोध करने के लिए। अध्यापक का व्यवहार क्रोधित हो गया। उसे चेतावनी दी कि वह शिष्टाचार बनाए रखे और अपनी सीमाओं को ना तोड़े। लिन शिनतोंग ने बीच में बोलकर पूछा कि ये यून को कुछ सामग्री प्रदान करने में समस्या क्यों होगी। उसने पहले ही उच्च प्रशंसा की विचारणा करते हुए उसका प्रश्न उसके क्रोध को और भड़का देता था, क्योंकि उसने उत्कटता के साथ यह बताया कि उसके पास सामग्री की अत्यधिक कीमत का कोई अनुमान नहीं था, खासकर उनके लिए जिनके पास एक शक्तिशाली परिवार का समर्थन नहीं था। अपने तर्क में जोड़ते हुए उन्होंने यह उजागर किया कि ये उनके पास उचित प्रशिक्षण वातावरण की कमी है, जिससे सामग्री की आपूर्ति व्यर्थ हो जाती है। स्वाभाविक प्रतिभा के बारे में उनकी सीमाओं की मान्यता देते हुए यी यून ने सहमत किया कि उनमें शायद आवश्यक योग्यता न हो। हालांकि उन्होंने अपनी आंशिक रुचि की ओर इशारा किया, ड्रैगन रिब्ड टाइगर बोन मुक्का तकनीक में। इसकी गुणवत्ता के प्रति अनिश्चित उन्होंने पूछा कि क्या वह कौशल पर्याप्त हो सकता है। गुरु की निराशा यी यून के पहले से ही एक मास्टर होने की जानकारी पाने पर बढ़ गई। उसे दृष्टांतित करने के लिए कि उसने साहसिक रूप से स्वीकार किया कि वह उसका शिष्य बना, उन्होंने अपनी स्थिति की स्पष्टता की, स्पष्ट करते हुए कि उसे गलत समझा गया था क्योंकि उसके पास कोई गुरु नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी कौशलों को कबीले के स्कूल में दूसरों को गूढ़ रूप से निगाह डालकर प्राप्त किया। अपनी व्याख्या के बावजूद उन्होंने यी यून के दावों को शक की नजर से देखा। उन्होंने लिन ज्यूटोंग से अपनी शक्तियों की सीमा दिखाने का निर्देश दिया, यह सुझाव देते हुए कि वह यून को दिखाए कि आसमान कितना ऊंचा हो सकता है। उसने इस वाक्यांश के पीछे के अर्थ की स्पष्टीकरण की मांग की। शिक्षक को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वह उसके साथ पर्पल ब्लड रियल्म के तीसरे आवासन स्तर की पहली सेट तकनीकों का उपयोग करके एक स्पारिंग मैच में शामिल हो सकती है। इसके बाद उन्होंने यी यून के लिए शर्तें आउटलाइन की। यदि वह उनकी तकनीकों का सामना कर सकता है तो वह उसे अपना शिष्य स्वीकार करने पर विचार करेगा। उन्होंने उसे 3 प्रारंभिक चालें दी और यदि वह दृढ़ता से जुट जाता तो उसे सफल माना जाएगा। हालांकि लिन शिनतोंग ने बीच में बोल डाला। उन्होंने अध्यापिका से अनुरोध किया कि वे उनका मजाक न उड़ाएं। उसने प्रकट किया कि उसने 6 महीने तक लगातार तकनीक का अभ्यास किया। जवाब में उन्होंने अध्यापिका का धन्यवाद किया। शिक्षक ने अवसर की पूर्वानुमान करते हुए फिर शिक्षक ने उसे सतर्क किया, उसे सलाह दी कि वे सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी भी चिकित्सा खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पर यी यून ने उदारतापूर्वक कहा कि उन्होंने विशेष रूप से उसके साथ पाठ के लिए आए थे। उनके मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए उसने उसे आश्वस्त किया कि इसकी कोई चिंता नहीं है और खुद को परिचय दिया। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद उसने अपनी पहली चाल की शुरुआत की घोषणा की। अपने राज्य की शक्ति को दबाते हुए उसने यी यून को अगुवाई करने दी। हालांकि यी यून ने उससे हमले की शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें युद्ध की शुरुआत कैसे करनी है इसका निश्चित नहीं था। उनके अनुरोध का जवाब देते हुए उसने खुद को हमले के लिए तैयार किया। उसे सतर्कता का अभ्यास करने के लिए चेतावनी देते हैं, क्योंकि मार और लातें एक अनपेक्षित मोड़ में अनियमित हो सकती हैं। बस जैसे ही वह हमला करने के कगार पर थी, धुआं का एक घूंघट स्थल को ढक देता है। जैसे जैसे धुंधलापन धीरे धीरे घटता है। लिन शिनतोंग ठोस जमीन पर खड़े थे, जबकि यी यून आसमान में उच्च स्थान पर झूल रहे थे। हवा में छिपने की जगह की कमी ने उन्हें संवेदनशील बना दिया। उसके उत्तर में एक और हमला करने के लिए उसे प्रेरित करता है, लेकिन उसकी तैयारी थी और वह प्रतिकार करने के लिए तैयार था। उनके घूसों के आदान प्रदान के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समय धीमा हो जाता है जब वह पूरी तरह से केंद्रित होता है। इसलिए उसने सोचा कि जब वह अपना खुला हाथ मुट्ठी में बदल देती है तो एक अनपेक्षित तत्व का परिचय दे। वह उसका सामना करने की योजना बना रहा था, अपने पंजे का उपयोग करके उसकी हथेली को तोड़ने के लिए। जैसे ही उसने अपनी हथेली की मारपीट शुरू की, उसने उसे पकड़ने और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद उसने संघर्ष किया और अंततः अपना संतुलन खो दिया। गिरावट के परिणाम स्वरूप शिक्षिका ने इसे देखा कि शायद वह अपने दृष्टिकोण में बहुत उदार थी। आदान प्रदान के दौरान एक पंख धरती पर बह गया, उसका ध्यान आकर्षित करता हुआ। एक साथ वह कूदने के लिए था, लेकिन यी यून को खुद को एक झरने में गिरते हुए पाया और जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसने अपने अनुभव की कमी पर विचार किया जिसने उसे पीछे धकेल दिया था। उसने समझा कि उसे अधिक बुद्धिमानी से रणनीति बनाने की जरूरत है, यह जानते हुए कि यदि लिन शिक्षा अपनी तकनीकों को उसके पाम के लक्ष्य के लिए बदलती है, उसका हाथ खतरे में हो सकता था। यह विश्वास लेकर कि मार्शल कला के कलाकारों को कोई संकोच नहीं करनी चाहिए, उसने बिना सोचे समुद्र में कूद गया। वायुमंडल में उसके नजरिए से वह उसकी चाल चलन को ध्यानपूर्वक देख रही थी। वाटर ड्रैगन के नृत्य की तकनीक का समन्वय करते हुए उन्होंने शानदार शेनरॉन की याद दिलाने वाला एक जल ड्रैगन जादू किया, जिसे उसने उस पर हमले के रूप में निर्देशित किया। मूल रूप में उसका प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित थी। हालांकि वह तत्परता से माफी मांगी और अपनी रक्षा जारी रखी। अपनी तकनीक को शुरू करती हुई उसने एक औरा उत्पन्न किया और ये उनके चारों ओर पानी को सिर्फ हल्के से छूने से उसे असमर्थ बना दिया। उसके बाद तत्परता से उसका हमला उसे फिर से पीछे धकेल दिया। इसी दौरान शिक्षिका के चिकन को भुनने का काम समाप्त होने के करीब था, लेकिन छिनकता हुआ पानी उसकी एकाग्रता तोड़ दी। एक जोरदार चिल्लाने में उन्होंने यी यून को जल, विशेष रूप से जल भूतों के साथ हेरफेर करने के खिलाफ चेतावनी दी। इसके बीच में
आकाश में एक आश्चर्यजनक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। हाथ यून जमीन पर लेटे हुए छोटों की देखभाल करते हुए, बावजूद इसके कि उन्होंने उपयुक्त समय और स्थान पर अपनी पूरी शक्ति जारी की थी, वह खुद को पराजित पाता है। फिर भी उनकी बढ़ती हुई ताकत की समझ के कारण उनके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। लीन एक्सिंटोंग ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे दवाई देगी, पहले के 10 के अनुरूप। आग और उसके कपड़ों को धोने के रूप में हट जाना का प्रस्ताव। जब उसने उसके विचारशील प्रस्ताव को सुना, उसने उसे दोनों भयावह पाया और अत्यंत सुंदर। उसका देवी सदृश चारित्रिक ताजगी ने उसे उसकी प्रशंसा करने की प्रवृत्ति दी, जिसने उसे उसकी सहायता करने से मना कर दिया और उसे यह जताने वाला बनाया कि वह इसे खुद ही संभाल लेगा, जैसा कि वह उसकी तकनीक की चर्चा करने के लिए प्रतीत होती थी। उसने अपने शब्दों को बदल दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने अंतिम चाल जो उसने कार्यान्वित की थी वह ड्रैगन रिप्ड टाइगर बोन फिस्ट नहीं था। यह खुलासा शिक्षक को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने खुलासा किया कि ये यून की जीत उनके मैच के अंतिम क्षणों में फेरी मिडन हार्ट सूत्र के आवेदन को श्रेय दी गई थी। उसकी लंबी भ्रांति के बीच शिक्षक का व्यवहार निराशा में बदल गया। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, जिज्ञासा करना कि वह जो हृदय अवरोध के माध्यम से विजयी हुई थी वह हल्के फुल्के माहौल में इतनी विनम्र क्यों हो रही थी। ये यून हंसी में शामिल हुए। अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर अपनी हार स्वीकार की। फिर भी उसने जवाब दिया, यह साबित करते हुए कि नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही परिणाम हुआ। गुरु सहमत होते हुए ने ये यून की जीत की पुष्टि की। उनके आदान प्रदान का जवाब देते हुए उसने विनम्रता से कहा कि वह असाधारण नहीं है और जोखिम में खजाने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। इसके बाद उसने उसे ड्रैगन रिप्ड टाइगर बोन फिस्ट नामक पुस्तक पेश की, लेकिन उसने संकोच किया, पुस्तक स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि यह उनकी प्रारंभिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। हालांकि उसने किताब को प्यार से उसके हाथों में रख दिया, मानते हुए कि उसे इसकी अधिक जरूरत थी। इस इशारे के लिए आभारी उसने मुस्कान दी। ये यून ने अपना धन्यवाद दिया। वहीं शिक्षक ने अपने हानि का विचार किया, यह मानते हुए कि किताब को एक बड़ी राशि के लिए बेचा जा सकता था। उसने ये यून से कहा कि वह अपने सामान उससे वापस ले। उसके बाद उसने एक बड़ी खोपड़ी पेश की जिसने ये यून की जिज्ञासा जगाई। जब पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि यह एक चिलिन जानवर के अवशेष थे। उसने व्याख्या की पूर्ति करते हुए ध्यान दिलाया कि जबकि जानवर शारीरिक रूप से कमजोर था, यह उजड़ अस्थियां अद्भुत शक्ति रखती थीं और इसकी वंशावली को प्राचीन अग्निकिलिन वंश से जोड़ती थी, जिससे इसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। उसने जीव के निधन के पीछे का कारण जानने का प्रयास किया, उनकी सुप्त रक्त वंश को जगाने के लिए। कुछ किलिन जानवर आग के प्रकार की आत्माओं को खाने के लिए ढूंढते थे, आत्मदाह के माध्यम से पुनर्जन्म प्राप्त करने की उम्मीद करते थे। दुर्भाग्य से पुनर्जीवन की तलाश अक्सर उनकी असामयिक मृत्यु की ओर ले गई। जानवर की असामयिक मृत्यु की गवाही देखो। ये यून को आश्चर्य की भावना से भर गया था। परिस्थिति पर विचार करते हुए उसने सोचा कि क्या एक लंबे लेकिन निष्क्रिय अस्तित्व से अधिक पसंदीदा था। इसे देखकर वो अनिवार्य रूप से अनुमान लगा नहीं सकता था कि लीन एक्सिंटोंग चिलिन जानवर की कहानी का उपयोग करके उसे या तो प्रोत्साहन दे रही थी या उसे बेफिक्री से अक्सर चलते हुए आकर्षणों के पीछे भागने के बारे में चेतावनी दे रही थी, जैसे कि एक पतंग आग की ओर आकर्षित होती है। अवसर का लाभ उठाते हुए अध्यापक ने कदम रखा। मानना कि यद्यपि ये यून में संगत और भाग्य था, उनका शारीरिक संविधान कमजोर था, इसलिए उन्होंने उसे सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी, आत्मविश्वास को रोकना और लापरवाही में खोने से बचने। इस मार्गदर्शन के लिए आभारी ये यून ने अपना आभार व्यक्त किया। इस विनिमय के प्रेरणा से अध्यापक ने खुलासा किया कि क्विलिन जानवर जो आग के कारण मर गया था, धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को गर्मी की आवश्यकता के बिना जारी कर सकता था। इस खुलासे के बाद उसके पास इसे 10 साल तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने उसे एक ताओवादी ताबीज उपहार दी जो शायद एक दिन उसकी जान बचा सकती। उन्होंने सोचा कि यह निशानी शायद उनका संबंध बन सकती है जो उन्हें भविष्य में फिर से मिला सकती है, अगर भाग्य ने अनुमति दी। जब ताबीज उसे सौंपी गई तो ये यून ने गुरु के नाम के बारे में पूछा। हालांकि उसने तावीज पर सुजिए का नाम देखा और उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए ये यून ने नमन किया। उसने यह भी वादा किया था कि इस समय पर उसके समय पर और हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन यह घोषणा अनजाने में उसे परेशान कर दी। यह यून के उनके लिए खाना पकाने के अनुलिखित वादे के कारण था, वह वादा जो अब उसकी प्रस्थान की इच्छा के विपरीत था। कुछ समय बीतने के बाद रात के आकाश के छत के नीचे सुजी और लिनशिंतो ने एक भोजन पकाया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह एक महत्वपूर्ण नुकसान था, लेकिन अंत में उन्होंने यी यून का बोझ उतार दिया था। उसने पूछा कि क्या उसकी ये यून की उच्च राय थी, लेकिन उसने उस धारणा को खारिज कर दिया। बजाय इसके उसने उनकी गुणों की प्रशंसा करने का आरोप लगाया। इसके बावजूद सुजिया ने उसके अगले स्तर पर प्रगति की बहुत कम उम्मीद देखी, और यदि उसने जंगल को छोड़ने की कोशिश की भी तो उसकी जीवन भर तैया दैवीय साम्राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता था। उसने अपनी सलाह लिनजिंटोंग को सौंपी, उसे उससे और चिंता न करने की सलाह दी। हालांकि वह दृढ़ रही, प्रश्न करती रही कि क्या वे उससे फिर मुलाकात करेंगे। यह प्रश्न सुजी को चौंका दिया, जिसने उसे घबराहट के साथ प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया, और उसने यह भी पूछा कि क्या वह ये यून के प्रति रोमांटिक भावनाएं रखती है। लिनजिंटोंग ने हालांकि उन्होंने उसका धैर्य मांगा जब वह एक गहरे अनुभव का खुलासा करती थी। जब उनके हाथ संक्षेप में छुए थे तब उसने अपने शरीर में एक सूक्ष्म परिवर्तन का खुलासा किया जो उसकी मरी हुई नब्ज से उत्पन्न होने वाले आश्चर्यचकित की वजह से था। उन्होंने बैंगनी बादल के कारण का खुलासा किया और उन्हें उनकी यात्रा को जल्दी करने की सलाह दी। उसने पहले ही योजनाएं चलाई थीं, जिनलोंग वेई के नेता को सूचना इकट्ठा करने और ताओ क्लैन में एक मुलाकात व्यवस्थित करने का काम सौंपा। हालांकि लिनशिंतोंग अपने प्रश्नों में दृढ़ रही, जिनमें यीयुन के बारे में जिज्ञासा थी। सुजे ने उत्तेजना के फैसलों के खिलाफ सलाह दी। उसने जोर देते हुए कहा कि मामले की एक अधिक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।
उसने यह भी अपना विश्वास व्यक्त किया कि ये यून अनिवार्य रूप से चुनाव में भाग लेंगे, और यदि वह नहीं दिखाई दिया तो उसने खुद को कार्यक्रम में लाने का इरादा घोषित किया। इस बीच लियान चेंग्यू और याओमू अपने कक्ष में बातचीत में जुटे थे। याओमू ने उस स्थिति की अभिप्रेत संभालने के लिए प्रशंसा की, ये उठाते हुए कि जनजाति का भविष्य उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन लियोन चेंग्यू ने इस प्रशंसा को खारिज कर दिया। याओमू ने इसे चापलूसी का नाम दिया। फिर उन्होंने उन मुद्दों पर गहराई की जो उन्हें स्वर्गीय व्यक्ति के संबंध में सामना करना पड़ा। उन्होंने बच्चे के परिवार की ओर आरोप मोड़ने के लिए उसकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। उनकी चर्चा अचानक वांग छेंग द्वारा विच्छिन्न कर दी गई, जो कमरे में परेशान होकर प्रवेश किए। उन्होंने तत्परता से गांव वालों के बढ़ते क्रोध की सूचना दी, जिससे उन्होंने उससे जानने की कोशिश की कि उसके इरादे जियारू के प्रति क्या हैं। वांग चेंग ने चिंता जताई कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसे चोट पहुंच सकती है। हालांकि लियान चेंग्यू ने उसकी अनपेक्षित उपस्थिति पर सवाल उठाया और उसे वापस जाने और स्थिति की निगरानी करने का आदेश दिया। उसने ये यून का शरीर वापस लाने की अनुमति मांगी, लेकिन याओमू ने वाटरफॉल के नीचे किसी भी अवशेषों को खोजने की संभावना को खारिज कर दिया। इन बातचीतों के दौरान लियांग चेंग्यू ने अपने अंतर्मनन में माना कि ये यून ने उसे गांव वाले की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं माना, जो उसके साथ मिलकर तैयार की गई दवाई के कारण हुई थी। वहीं वांग छेंग ने अपनी गलती मानी और कृषि क्षेत्रों को फिर से जाने का इरादा जताया। लियान चेंग्यू ने फिर उसे आगामी रात भर सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए, आधी रात से पहले भूत पूजा करने के लिए उसके संकेत का इंतजार करते हुए। वहीं जियाओरू के निवास के बाहर एक महिला भूत प्रेत निवारक उत्साहपूर्वक जादू टोने पड़ रही थी, विपत्तियों और दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा मांगती हुई। उन्होंने अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर पीड़ा होने की चिंता जताई। इस आध्यात्मिक अभ्यास के बीच सभा से एक महिला ने अपनी आवाज उठाई, जिसने उनकी दुर्भाग्य का कारण बताया, जिसमें जियोंग योक्सियोन ने उनके परिवार को क्षति पहुंचाने के लिए बुराई का चयन किया था। जनजाति, उसने जल्दी से भूत प्रेत निकालने वाले लियोन क्विहुआ को सुरक्षा दीवार तोड़ने के लिए इशारा किया और अधिक ईंधन जोड़कर शुद्धिकरण अनुष्ठान को बढ़ावा दें। जैसे ही उसके निर्देशों का पालन किया गया, महिला और भीड़ में कई बच्चे एक हमला शुरू कर दिए, शियारू के निवास पर काफी बड़े पत्थरों को फेंकने। हलचल मचाने वाली भीड़ ने उनके कार्यों की प्रतिध्वनि की, उस पर शारीरिक हमले और मौखिक निंदा करते हुए। डर के मारे वह अपने कमरे के कोने में सिमट गई। उसकी पीठ एक खिड़की के पास दीवार से लगी हुई थी। बाहर की शोर गड़बड़ बढ़ गई, जिसने उसके कमरे में एक फूलदान तोड़ दिया जब एक ग्रामीण ने अपना निशाना साधा। उसकी परेशानी में उसने याद किया, ये यून अराजकता के बीच एक डर के प्रकाश स्तंभ के रूप में स्मृति सेवा कर रहा था। इस हलचल के बीच महिला ने फिर से अपनी आवाज उठाई, ये घोषणा करते हुए कि कार्य का समय आ गया है और उन्हें शियारू के घर में आग लगानी चाहिए। हालांकि एक अचानक घटना के बाद वह गर्दन पर मारी गई और भ्रम के बीच जमीन पर बेहोश हो गई। लियन गुइहुआ ने आवेदन किया कि सभी को संयमित रहने की जरूरत है, केवल अचानक गिरावट की गवाही देने के लिए, बीच भाषण में खुद को संकुचित करने के लिए। भय दर्शकों को पकड़ लिया, जिससे उन्हें जैसे कि भूत आने वाली जगह से भागने के लिए शीघ्र ही स्थल से हटने का कारण बना। वांग छेंग खुद को बिखरती भीड़ द्वारा फंसा हुआ पाया। उनकी चिंता ज्यादा हुई जब उन्होंने सोचा कि शाओरू भाग सकता है। फिर भी एक अनपेक्षित मोड़ में उन्हें गर्दन पर प्रहार किया गया। बाकी लोगों के पास बेहोश होते हुए गिरे। जैसा कि भीड़ वापस हटी, यून ने स्थल पर प्रकट होने और टिप्पणी करने का निर्णय किया कि लियन चेंग्यू और याओ युआन की उपस्थिति के बिना वांग छेंग की किस्मत मुहर लग चुकी थी। जब उसने घर में प्रवेश किया, उसने उसे कोने में सिकुड़ते हुए पाया, स्पष्ट रूप से कंपी। जैसे ही वह निकटतम आया, उसने एक आवाज सुनी, कहते हुए वह कमजोरी से कांप रही थी। उस पर गिर पड़ी। उसने अपने डर को व्यक्त किया, जिससे उसने उसे यह आश्वासन दिया कि वह उसे और अधिक क्षति से बचाएगा। उसके वादे के बावजूद उसने उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी। अचानक एक आवाज ने उसे बुलाया और जब वह मुड़ा तो उसने अपने पड़ोसी चाचा वांग, चाची वांग और चाचा वांग को देखा। वांग और युवा शाओके। उन्होंने शियारू की सुरक्षा के बारे में पूछा, जिसका उत्तर उन्होंने ऐसा दिया कि वह अक्षत थी, लेकिन थकान। जैसे तैसे बातचीत अनवरण हुई और शाओके रो पड़े। उन्होंने बताया कि भीड़ कैसे शियारू को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और उनमें द्वेष था। अंकल वांग ने फिर उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा और क्षेत्र छोड़ने की उनकी इरादा को सार्वजनिक किया ताकि आगे की परेशानियों से बचा जा सके। मुसीबत। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे अपनी मुलाकात को एक रहस्य बनाए रखें, क्योंकि इसे खोलना नुकसान पहुंचा सकता है। चाचा वोंग ने चुप रहने का वादा किया। फिर भी शियाओके की दुखी हुई आवाज ने पूछा कि क्या ये यून वापस आ रहे हैं। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह वाकई लौटेगा। उनके प्रस्थान के थोड़ी देर बाद उनका घर आग में झुलस गया। लियुन अपनी गोद में शाओरू को सुरक्षित दूरी पर पलने करते हुए, अपने घर को जलते हुए देखकर क्रोध से भरे हुए, उन्होंने लियान चेंग्यू के पतन का सबसे प्रभावशाली तरीका ढूंढने का प्रतिज्ञा की। विस्तारी जंगल में एक पेड़ के घर में वह अपनी नींद से जागी, स्वतः ही यून के लिए पुकारती हुई। हालांकि जब उसकी आवाज ने कहा, अंत में आप जागे, उसने सवाल किया कि क्या वह अभी भी एक सपने में फंस गई थी। फिर भी जैसा कि वह उसके पास आया, उसकी उपस्थिति ने उसकी अनिश्चितता को दूर कर दिया। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह वास्तव में वापस आ गया था। उसकी खुशी को रोका नहीं जा सका, जैसा कि उसने उसे कसकर गले लगाया, उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके गहरे भय को साझा करते हुए। उत्तर में उसने उसे परेशान करने के लिए उग्र रूप से माफी मांगी। थोड़ी देर बाद उसकी जिज्ञासा उसे बेहतर बना दी और उसने उनके स्थान के बारे में पूछा। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पहाड़ों की गहराई में छिपा हुआ ट्री हाउस बनाया था, जो उनके शरण स्थल के रूप में काम कर रहा था। उसकी हैरानी साफ थी, जैसे वह उसकी एकल सफलता पर आश्चर्य कर रही थी। उसने स्पष्ट किया कि उसकी मेहनती अभ्यास ने निर्माण के लिए रास्ता बनाया था, हालांकि इसमें उसे कुछ समय लगा था। उसने यह भी जोड़ा कि उसे अब से उसके अभ्यास सत्रों से देर से लौटना पड़ेगा। उत्तर में
उत्तर में शियाओरू ने यह संकेत दिया कि उनकी प्राथमिक चिंता उनकी सुरक्षा थी। चाहे किसी भी परिस्थिति में उन्होंने उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया और वादा किया कि उनके नए आवास की स्थापना को मनाने के लिए एक अद्भुत भोजन तैयार करेंगे। उसने पूछा कि क्या उन्होंने बेलना भी तैयार किया था। उन्होंने अपनी शक्ति पर कंट्रोल न होने के कारण पत्थर की चोट से इसे बनाने के बारे में एक कहानी साझा की और हंस से धन्यवाद। उसने उसे अनुरोध किया कि उसके बैग की सामग्री का अनुमान लगाए, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत सारे आश्चर्य उतारे हुए। उससे पहले उसने सीधे उत्तर का विकल्प चुना। फिर उसने बैग का चयन खोल दिया जिसमें विभिन्न खाद्य वस्तुएं छुपी हुई थीं। जब वह नोट कर रही थी कि वह कितना अनपूर्वानुमान्य बन रहा था, तब उसकी खुशी जाहिर थी। उनका उत्तर ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह हमेशा के लिए उनके लिए समान यून बने रहेंगे, बावजूद किसी भी परिवर्तनों का। उन्होंने उनकी एक पुराने आदमी से मुलाकात का वर्णन किया जिसने उनकी प्रशंसा की और उन पर विभिन्न गुणवत्ता वाले आइटम दिए। वह एक तेज छुरी उठा लेता है और उसे कुछ युक्तियों की गवाही देने का निमंत्रण देता है। वे निपुणता से सब्जियां काट रहे थे जो सीधे कुकी में पहुंच गई थीं। पॉट! उसने प्रदर्शन का सचमुच का आनंद लिया। जब उन्होंने अंततः भोजन परोसा तो उसने उनके पकाने की कला को एक्रोबेटिक्स से तुलना की, मजाकिया तरीके से यह दावा करते हुए कि उसे पता था कि उसने मार्शल आर्ट्स को महारत हासिल की थी। एक खेलकूद आदान प्रदान की उम्मीद में उन्होंने उसे पहले भाप में पकाए गए सुअर का मांस खाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही उसने पहला निगल लिया, उसकी आंखें खालिस खुशी से चमक उठीं। पूछ रहे थे कि क्या यह स्वादिष्ट और पहले प्यार की याददाश्त थी। वह चापलूसी से चौंक गई, जिस पर उन्होंने खुशी से स्वीकार किया कि उनके इरादे केवल उसे खुशी देने के थे। उन्होंने नमक भुने चिकन जैसे अधिक व्यंजनों का वादा किया। उबले हुए सब्जियां और जंगली सब्जियां वे साथ में खाना शुरू कर दिए। चुनौतियों की एक लंबी अवधि के बाद खुशी के एक दुर्लभ क्षण का आनंद लेते हुए एक बार जब उन्होंने अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया तो शियारू ने सर्दियों के लिए ईंधन इकट्ठा करने के निर्णय के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की और खुलासा होने का डर। यून ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया और वादा किया कि उसके पास उसके लिए कुछ रखा है। एक जानकार मुस्कान के साथ उसने अपने बैग से चीलिन जानवर को निकाला, समझाते हुए कि उन्हें अधिक मात्रा में ईंधन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह जानवर घर के भीतरी गर्माहट को बनाए रखेगा। उसकी सोचने की प्रवृत्ति से छूने के बाद उसने कहा कि उसे उससे और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी। एक कोमल क्षण में, एक क्षण के लिए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे चिंता व्यक्त की कि वह फिर से गायब हो सकता है जब वह सोती है। उसका उत्तर भी उत्तेजना भरा था। जैसा कि उसने उसे आश्वस्त किया, वह हमेशा उसका ध्यान रखेगा, उसे अच्छी तरह से आराम करने और उसकी उपस्थिति में सांत्वना पाने के लिए उकसाते हुए। एक समय के बाद शियारू ने अंत में नींद की उड़ान भर ली। उसकी शांत सोने से यून को राहत मिली। उसकी आराम के क्षणों को देखते हुए उसने उसके लिए अपनी मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण को तेज करने का संकल्प लिया। उसके दुख की मात्रा को पहचानते हुए उसने डटकर लिन शिंटोंग द्वारा उपहार में दी गई किताब को पुनः प्राप्त किया। जब वह इसकी सामग्री में गहराई कर रहा था तो उसे एक प्रकटीकरण की भावना महसूस हुई। यह स्पष्ट हो गया कि बूढ़े आदमी ने इसकी खरीदारी के खिलाफ सावधानी बरती थी। लिन शिंटोंग ने उसे अपना पूरा ज्ञान सहज में दिया, विस्तृत विचार और टिप्पणी प्रस्तुत करके जो अमूल्य साबित हुई। किताब बंद करके उसने अपनी आंखें बंद की जब वह शिक्षाओं पर विचार कर रहा था। उसके नोट्स ने संकेत किया कि यह तकनीक उसे पर्पल ब्लड रियल्म की छोटी तक ले जा सकती है, लेकिन उसकी उपयोगिता उस स्थिति से परे कम हो गई। मार्शल आर्ट्स की यात्रा आकाश की चुनौती देने के समान थी। बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता वाला एक पीछा तकनीक में बार बार परिवर्तन समय और ऊर्जा की बर्बादी का कारण बन सकता है। पुस्तक में पूरी आस्था हो सकती है जो व्यर्थ प्रयासों में परिणामित हो सकती है। लिन शिंतोंग की मार्गदर्शन ने विभिन्न अभ्यासों की सार को एकीकृत करने के महत्व को महसूस किया ताकि मार्शल आर्ट्स की छोटी तक पहुंच सकें। एक अचानक अवधारणा, यून ने समझा कि क्यूलिन जानवर उसकी मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण में एक कीमती सहायता हो सकती है। एक समझ जो बहुत देर नहीं हुई जिसने उसके सामने चिलिन जानवर को रखा। उसने इस बार जल्दी न करने का संकल्प किया। समय के साथ साथ उनकी सक्रिय नियंत्रण में पहली कठिनाइयों ने एक अधिक सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव की ओर जगह दी। एक समय के लिए समर्पित अभ्यास के बाद वह उठ गए। उसने अपने पैरों को छोड़ दिया, शियारू के लिए एक संदेश छोड़ते हुए कि वह मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण को समर्पित करने के लिए बाहर जा रहा था और जल्दी ही वापस आएगा। एक आत्मसंतुष्टि की भावना उस पर छा गई क्योंकि वह अब ऊर्जा के सोखने को नियंत्रित कर सकता था और ऊर्जा की संचय की दिशा निर्धारित कर सकता था। खुशी की भावना से भरा वह निकल पड़ा। उन्हें यह जानकर संतोष हुआ कि अब उनके पास उपयुक्त अभ्यास स्थल ढूंढने की पर्याप्त ऊर्जा थी। कुछ दिनों की कमी के बाद उन्हें अपना चुना हुआ प्रशिक्षण स्थल मिल गया। एक ठोस चट्टान के सामने खड़े होकर उसने अधिक प्रशिक्षण की तैयारी की। विचार में उसने माना कि जबकि पूर्ण मुक्का तकनीक अधिक शक्तिशाली थी, इसे समझने के लिए अधिक ऊर्जा मांगी गई थी। इसमें बाहरी जागरूकता को भी एकीकृत करने की आवश्यकता थी। जब वह एकाग्र हुआ तो उसे ऊर्जा की एक लहर ने घेर लिया और उसने अंतिम चाल पर अपनी जागरूकता को तेज किया। उनका मुक्का पत्थर को छूने पर वह टुकड़े टुकड़े हो गया। सांस लेने के लिए एक क्षण रुकने के बाद वह जमीन पर बिखर गया। अनपेक्षित रूप से मेरे शरीर में मुठभेड़ की तकनीक की शक्ति दौड़ रही थी। उनका पेट जोर से गूंजा और एमेथिस्ट ने पर्यावरण की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उत्साह उनमें उबलने लगा और उन्होंने अपना कार्य संपन्न करने की घोषणा की। हालांकि वे बोल नहीं सके। जब उन्होंने अपने वादे को याद किया कि वह बहन शियाओ को जल्दी वापस आने के बारे में, तो उन पर चिंता की एक लहर बह गई। रात को घर लौटने पर उन्होंने अपनी देरी के लिए उससे माफी मांगी। हालांकि उसने पहले से ही उसके लिए एक भोजन तैयार कर लिया था और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी संभावित थकान को पहचानते हुए रात के खाने के बाद वह उसके लिए अपनी चिंता को नहीं हिला सकी, पूरी तरह से उसकी चेतना का महत्वपूर्ण प्रभाव समझते हुए कि वह किस प्रकार ची राज्य के प्रति उन्मुख है। इसके बीच घर के बाहर यून ने जलप्रपात से अपनी असामान्य मुलाकात के बाद उभरे हुए अजीब घटनाक्रम पर विचार किया। दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए उन्होंने अपने अगले कदमों पर विचार किया। नियंत्रित श्वास निकास करते हुए उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का हरण किया, जो ची अवस्था की विशेषता है।
गवर्नर की दूसरी मेरिडियन को सफलतापूर्वक खोलने के बाद एक सामरिक कला विद्यार्थी धीरे धीरे पर्यावरणीय ऊर्जा का सेवन करके अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए अहंकार नहीं की अवधारणा को साधना की आवश्यकता थी, लेकिन उसने पहले ही इस पहलू को समझ लिया था। एमिथिस्ट की मदद से उसका आसपास जाग गया। सितारे लगभग उसके केवल विचार पर चलते थे। अंतिम चरण पर आगे बढ़ते हुए उसने पूरा कर दिया वह, और एक संघर्ष की क्षणिक घड़ी में वह रक्त के रूप में अशुद्धियों को निकालता है। इसने उसके आगे की कसरत को चिह्नित किया। अब उसने मानव रक्त क्षेत्र के 5वें स्तर को प्राप्त कर लिया था, ची गैदरर क्षेत्र की क्षेत्र। इसी बीच पीड़ादायी चिल्लाहट हवा में गूंज रही थी। उनकी शोकाकुल गूंज आसपास के वातावरण को भर रही थी। स्पष्ट विपरीतता में लियोन चंग्यू की नाराजगी ने हिंसक क्रिया में परिणत होकर किसी वस्तु को क्रोध में तोड़ दिया। उसने वांग चेंग को कठोरता से फटकारा, उसे 2 मोर्चों पर विफलता का टैग दिया, शियाओरू की भागने से रोकने में असफल और गांव वालों पर नियंत्रण खो देना। वांग चेंग को उनकी लॉकेट से पकड़कर उन्होंने एक धमकी भरी धमकी दी, उन्हें अकेला दुर्घटनाओं के लिए दोषी मानते हुए। साथ साथ जोर उन्होंने उसे परिसर से बाहर कर दिया। उसे हुक्म दिया कि वह महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उसके सामने पुनः प्रकट नहीं हो। इसके बाद वांग चेंग चले गए। उसके चेहरे पर उसकी मुलाकात के निशान दिखाई दे रहे थे और उन्होंने इकट्ठे हुए ग्रामवासियों की ओर बढ़कर उनसे मौन बनाए रखने का आदेश दिया जब वे उसके सामने घुटने टेक रहे थे। उनसे विनती कर रहे थे कि वह अधिक लुभावना जादुई गोलियां प्राप्त करें। गांव के पुरुष आपत्ति में थे और उन्होंने गोलियों को जीवन रेखा के रूप में मांगा। हालांकि उसने एक ग्रामीण को उसके परिधान पकड़ा। जैसे ही उसने यह प्रश्न पूछा कि क्या ये ग्रामीण ऐसी गोलियां प्राप्त करने के योग्य हैं, और उन्हें डांटा क्योंकि वे अपने जान पहचान की जिंदगियों को बचाने के लिए गोलियां मांग रहे थे। जीवन। उसका गुस्सा तब बढ़ा जब उसने पूरे गांव को एक्सोर्सिज्म समारोह को कायम नहीं करने और ये यंग का पता नहीं लगाने के लिए फटकारा। वांग चेंग ने उन्हें अपने परिवारों को एक बहाने के रूप में उपयोग करने के लिए फटकार लगाई। फिर भी उनके विस्फोट के बावजूद ग्रामीण जीवन बचाओ गोलियां की गुहार लगाने में डट गए थे। उनकी चिढ़ उबाल पर पहुंच गई और जैसे ही उसका हाथ एक ग्रामवासी को मारने के लिए तैयार था, एक संदेशवाहक अच्छी खबर लेकर पहुंचा और खबर कान में गूंजती रही। दूत के शब्दों ने उत्साह उत्पन्न किया जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से लियान चेंग्यू को खबर सुनाने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद जैसे ही वह अपने कक्ष में कदम रखता है, उसकी उपस्थिति के बारे में फिर से सवाल किया जाता है। फिर वांग चेंग ने यह उत्साहजनक समाचार संदेश दिया कि वीरान हड्डियां समय से 10 दिन पहले सफलतापूर्वक तैयार की गई थीं। खबर ने लियान चेंग्यू में आनंद की लहर उत्पन्न की जिसने उसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी विघ्न को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चुनाव से पहले अधिक समय बचा होने के साथ वह अपनी विजय में विश्वासी था। वांग चेंग ने आगे घोषणा की कि युवा मास्टर क्यान वांग के आशीर्वाद के अधीन देवताओं का एकीकरण हजारों वर्षों तक बना रहेगा। इस पर याओमू ने लियान चेंग्यू की ओर से वीरान हड्डियों के अवशेषों को आमंत्रित करने का अपना इरादा प्रकट किया। उसे खुद को तैयार करने के लिए उकसाया और उजड़े हुए हड्डियों के उत्सव की जल्दी करें। लियान क्वेहुआ, वांग चेंग और अन्य उत्सव में मंच के सामने जीवंत नृत्य में लगे। माहौल गांव के आखिरी गाय की समारोहिक वध के रूप में जीवंत था। महत्वपूर्ण क्षण का संकेत। सभी नेत्र उस पर थे जैसे कि वह अपने आप को नाम बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद उसने अपने हाथों में एक डिब्बा लेकर स्थल प्रवेश किया। याओ मुंह के साथ जो धूप की छड़ियां ले आए थे, उन्होंने अपने चढ़ावे को अपने सामने की मेज पर रख दिया। जब उन्होंने एलिक्सिर की प्रकृति के बारे में पूछा तो याओमू ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। एक संक्षिप्त विराम के बाद उन्होंने समारोह की समापनी घोषणा की और वांग चेंग उत्साह से भरे हुए। उन्हें पता था कि समय आ गया था। उन्होंने आकाश में आतिशबाजी छोड़कर मौके को चिह्नित किया। रंगों की आभासी प्रदर्शनी बना रहे थे। विपरीत रूप में येयोन ने आतिशबाजी को मनोरंजन के साथ देखा। हालांकि उन्हें पूरी तरह से मजाक होने की घटना को देखने में सक्षम नहीं होने पर खेद था। वह तुरंत शांत हो गए ताकि वे शाओरू को परेशान ना करें। उसके पास जाते हुए उन्होंने देखा कि वह सोते समय गुनगुना रही थी। उसे छोड़ने के डर के व्यक्त करने पर उसने उसे कस कर लिया, उसे विश्वास दिलाते हुए कि वह वहां है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह एक शांत स्वप्न में खो गई। जैसे ही लियोन चंग्यू ने बॉक्स खोला, वह गोली की उपस्थिति से चौंक गए। एक मिट्टी के गुच्छे की तरह दिखने वाले पिल को खाने के बाद उसे इसके मिट्टी स्वाद से चकित लगा। सोचता था कि क्या कोई समस्या है या यह स्वाद जो उसने सोचा था वही है। बिना भ्रांत हुए उन्होंने कहा कि समय महत्वपूर्ण है और उन्होंने याओमू से अपने ब्रेक थ्रू के लिए तैयार होने की सलाह दी, जबकि लियोन चेंग्यू ने अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए वापसी की। वांग चेंग ने अन्य गार्डों को सख्त आदेश दिए, उन्हें स्थिति को आगे बढ़ाने से मना किया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी प्रक्रिया में किसी भी विघ्न का परिणाम सख्त दंड होगा। समानांतर रूप में याओमू ने याओ युआन में अपनी भावनाएं व्यक्त की, ये व्यक्त करते हुए कि लियान परिवार लियान चेंग्यू के सफल ब्रेक थ्रू के बाद आभार व्यक्त करेगा। प्रतिक्रिया में याओ युआन ने अनुरोध किया कि वे सकारात्मक परिणाम का इंतजार करें। विपरीत लियोन चंग्यू ने अपने संयतन में यह स्थिति और सतर्कता बरतने की आवश्यकता की गंभीरता को मान्यता दी। उन्हें इस प्रयास का महत्व समझ में आ रहा था क्योंकि सफलता उसकी बहुत प्रतीक्षित प्रतिशोध का रास्ता साफ करेगी। नियंत्रित श्वास लेने में सक्रिय होकर वह इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान अपनी धैर्य और केंद्रीयता बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर वांग चेंग ने पहरेदारों को सही समय आने पर उनके कार्यों के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। उनकी अभिनव योजना को गार्डों से सराहना मिली जिसने उनमें गर्व की भावना उत्पन्न की। फिर भी उन्होंने उन्हें अपने कर्तव्यों पर लौटने और अपनी बातचीत में निम्न प्रोफाइल बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। बाहरी समय के बीतने ने लियान चेंग्यू की चिंता बढ़ा दी।
उसने हमेशा अपने अधीनस्थों के साथ वीरान हड्डी की वास्तविकता की पुष्टि की थी और ठंडे विष की शक्ति के बारे में भी अफवाहें थीं। हालांकि उनकी आशाएं निराशा के साथ मिलीं। एक निर्जीव मिट्टी का ढेर जो स्पर्श करने पर बिखर गया, इसकी तुलना में 1000 वर्षों के लिए एक जेड की पालन पोषण से कड़ी बदल गई। इसे पीढ़ियों के माध्यम से नीचे पास करें। लियोन चुंगयू में आक्रोश भरा हुआ था जब उन्होंने सवाल किया कि उन्हें उच्चतर उपलब्धियों की आशा कैसे करनी चाहिए जब वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक तैयार नहीं थे। इस बीच बाहर दृश्य काफी कम गहरा था। गार्डों और वांग चेंग आवेगपूर्ण उबासी लड़ रहे थे। जिज्ञासा चरम पर थी। वांग चेंग ने यह जानने की जांच की कि गार्ड ने लियान चेंगयू के ब्रेक थ्रू समारोह को आयोजित करने में देरी क्यों की। गार्ड ने समझाया कि उन्होंने घंटों तक किसी भी गतिविधि के संकेत नहीं देखे थे। युद्ध जिसने समारोह को स्थगित कर दिया था। इसे सुनकर उनकी चिंता सिर्फ बढ़ी। उलटकर अपनी निराशा की सीमाओं के भीतर लियोन चंगयू ने अपनी भावनाओं को उड़ाने के लिए एक पत्थर को बजाने का सहारा लिया। उनके हाथ खून से भर गए थे और उनका कंपते हुए रूप उनके गहरे से उफनते हुए आक्रोश को चित्रित करता था। सुबह की रोशनी पहुंच चुकी थी, फिर भी वह चट्टान को निरंतर मारते जा रहे थे। इसे दरारें दिखने के लिए उनकी अचानक व्यथित पुकार ने बाहर वालों को यह मानने के लिए प्रेरित किया कि उनका रक्त राज्य का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया था। दैविक जंगल भर में एकता का प्रतीक। हालांकि जैसे ही याओ युआन और याओ मू चैम्बर में प्रवेश करे, उन्हें एक अलग दृश्य मिला। लियान चेंगयू दर्द में तड़प रहे थे। उनके शरीर पर खून से लथपथे घाव थे। उत्साही याओमू ने उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की, जिसने उन्हें अपने असफल ब्रेक थ्रू का प्रयास, जबकि अपने तीव्र नाराजगी और स्वयं से दिए गए चोट का खुलासा करने की प्रेरणा दी। प्रतिक्रिया: याओमू ने याओ युआन को इस विकास को गोपनीय रखने के लिए निर्देशित किया। उल्टा दूर की पहाड़ियां युन की खुशी की ध्वनियों से गूंज उठी थीं। वह अपने प्यारे चिकन विंग्स की तैयारी में मग्न था। उसने अपनी गायकी के साथ क्षणों का गुणगान किया। फिर उसे एक भाप से उठता हुआ स्वादिष्ट चिकन विंग पेश किया गया था, जिसे शौरव कहा जाता है। उसके विंडो से ऊर्जावान ढंग से कूदने के साथ उसका अनुरोध उसकी लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए, उसने फिर एक पेड़ के शिखर पर बैठा। उसकी नजरें नीचे एक दृश्य को पकड़ रही थीं। एक पशुओं की जुलूस का साथ दे रहे थे, जिसके साथ एक सवार व्यक्ति एक झंडा ले रहा था जिस पर एक ड्रैगन का प्रतीक था। वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो पसंद करें और सदस्यता लें। नीचे अपने विचारों की प्रतिक्रिया देने, पसंद करने और सदस्यता लेने के लिए। हम अगली वीडियो में आपके साथ होने की उम्मीद करते हैं।